Ladies and gentlemen, the following is a conversation with Deepak Sangwan and Rakesh Jha. Both of them have led the most active clubs in our university, starting from volunteers and later rising to the highest possible position which a student can take, which is overall placement coordinator. Their journey reflects lessons in confidence building, public speaking, management, and many more. We have discussed how one can improve their overall personality and present themselves better. Since both of them have worked with placement still closely, we talked about how one can improve their chances of being placed, what are the common mistakes which students make and how to overcome them. I hope you enjoy this conversation. जैसे कि अभी आप फोर्थ ईयर में आ चुके हो तो अभी आप सभी चीज़ों को रैप अप कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? नॉस्टैल्जिया आ रहा है? काफी स्वीट है जो टिपिकली होता है ना कि अब फोर्थ ईयर में आते टाइम वही स्वीट एंड सार सी फीलिंग कि जब आए थे तो ऑब्वियसली एंड गोल बीटेक तो नहीं मान के चल रहे थे ये था कि हाँ इट विल बी अ स्टेयर टू व्हाट वी आर अचीविंग। तो एडमिशन लिया था बिकॉज वी वर कीन टू अंडरस्टैंड कि क्या कुछ होता है इसमें। उसके साथ साथ दिख रहा था कि प्लेसमेंट लेनी है, ऑब्वियसली स्कोप किस में सीएसए में तो कर लो, आईआईटी की तैयारी कर ली, बीटेक में एडमिशन ले लिया। बट वही था कि आते आते एक स्कूल डेज जब ओवर होते हैं तो उसकी फेयरवेल वाली जब आती है तो वो एक अलग फेज होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा मुझे पेरेंट्स के अंडर गाइडेंस में रहना और काफी रिस्ट्रिक्शंस में रहना वाला। कंपेयर टू दैट यूनिवर्सिटी लाइफ वाज अ होल डिफरेंट थिंग कि यहाँ पे आपको चीजें सीखनी थी तो उसे आप एक तरीके से ले सकते हो, सब कुछ खुद से मैनेज करना था। बट उसका पॉजिटिव ये था कि बहुत फ्रीडम थी, आप करो जो भी करना है, बैक एंड पे आपको सपोर्ट है और आपको यहाँ पे जो चीजें मिली, जो एक्सपीरियंसेस हुए वो सारी चीजें। तो हर बैच की कहानी है, आप भी देख रहे हो अपने सीनियर सब फेयरवेल की स्टोरीज डाल रहे हैं, हमारे सीनियर्स ने डाली थी तब उनसे इतना रिलेट नहीं कर पाते थे, सोचा था कि हाँ आएगी कैसे आएगी वो देखी जाएगी। बट अब आते आते खुद को प्रिपेयर करने की वो आ गई थी कि हाँ कर लेना चाहिए। अब फाइनली इट माइट बी हिटिंग वेरी वेरी हार्ड। तो वही चल रहा है अपने पीक पे कि कलीग्स हैं, कुछ हैं जिनके प्लेसमेंट हो चुके हैं, वो जा चुके हैं इंटर्नशिप पे, कुछ है जिन्हें फाइनल सी ऑफ कर चुके हैं, कुछ हैं जिनसे बस बचे कुछ थोड़े बहुत दिन है। तो अब वो टिपिकल वही कि जितने मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हो उतने कर लो। वही है कि आगे सबकी लाइफ अलग होनी है, अगर पर्सनली सबको ग्रोथ चाहिए हो, बट एक ही मोमेंट है जहाँ पे वो इमोशनल टच जो है वो सबसे ज्यादा हिट कर रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट जिन लोगों के साथ हम थे, जो चीजें हमने यहाँ पे बनाई वो सब यहीं पे छूट जाएगा। तो वो एक अटैचमेंट वाला फैक्टर तो है ही। उसके अलावा एक थोड़ा पॉजिटिव है, हाँ चलो अब फाइनली हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, जो पेरेंट्स ने इतना हम पे इन्वेस्ट किया है, वी विल बी हैविंग अ चांस टू पे देम ऑफ कि अब हम उनकी रिलैक्समेंट की तरफ देख सकते हैं कि उनको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ। सर आप? कॉलेज की लाइफ मैं तो कहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग होती है कॉलेज लाइफ की किसी में, तो स्टार्टिंग में था कि लाइक हम प्लान्स बनाते कि फर्स्ट ईयर में ये, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में ये। मैंने प्लान्स बना रखे थे कि बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स सीखने के, पूरा प्री प्लान हो गए। फिर ये हुआ कि वो प्लान पूरी तरह फेल हो गए। अनएक्सपेक्टेड ही जो फील्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट उनको एक्सप्लोर करा और सीखा। तो कॉलेज में यही होता है, आपको पता नहीं आप क्या सीखोगे और क्या नहीं, बट इन द एंड इट इज़ ऑल वर्थ इट टू लर्न मल्टीपल थिंग्स एंड मीट मल्टीपल पीपल्स। तो सर जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपने सोचा होगा कि फोर्थ ईयर में जब मैं आऊँगा तो मैं ये चीज़ें अचीव कर लूँगा, तो ऐसा कुछ हुआ था और क्या आप उन चीज़ों को अचीव कर पाए? जैसे इन्होंने बताया मल्टीपल फील्ड्स वाली, तो एज अ स्टूडेंट जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने अपने लिए इतनी ज़्यादा वो चीज़ें या बकेट लिस्ट काइंड ऑफ बनाई नहीं थी कि मुझे ये करना है। हाँ बस यूँ था कि जितना 2 साल की आप अगर कोचिंग लेते हो, आईआईटी जेईई के पीछे भाग भाग के तैयारी करते हो तो एक चीज़ आ जाती है कि हाँ मैं सब कर किसके ले रहा हूँ। तो उसमें थी कि हाँ हमें सीखना है, टेक में जाना है, बीटेक में जाके कुछ सीखेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन माई बैकग्राउंड आई वॉज नॉट वेरी मच इनटू कोडिंग, जो अब स्टूडेंट्स जो है 8, 9, 10 में भी सीख लेते हैं, तो उसका टच नहीं था मेरा। बट ये था कि हाँ चलो ठीक है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो कुछ अच्छा करूंगा, अकेडमिकली उसी चीज में अचीव करूंगा। कुछ जैसे हम एडमिशन ले रहे थे वहाँ पे सीनियर्स अपने फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे थे, तो था कि ओके ये हैं, ये अब दोस्तों से इधर उधर उठा के कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला, मैं अपने प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करूंगा। बट those things definitely didn't turn out that way। अब वही है कि मैं भी प्रोजेक्ट्स में अपने कलीग्स की जितनी ज्यादा हो सके उतनी हेल्प ले रहा हूँ, लूंगा, और उसी वे में चल रही है। एक इकलौती चीज जो मैंने अभी बताई थी वो ये थी कि यहाँ पे आने के बाद चीजें ही इतनी पता चली, एक्सपोजर को वो जो मिला ना, जो चीजें पहले से प्लान हो ही नहीं सकती थी। काइंड ऑफ कि आप एक ही लिए बाहर, एक फॉर एग्जाम्पल एक ए चीज है उसके लिए आ रहे हो एंड यू गेट टू नो कि ए तो ठीक है वो है, बट बी सी डी ई एन एफ इतनी सारी और चीजें हैं। तो ज्यादातर उन चीजों के बारे में आना, फिर उन्हीं को अपना गोल बनाना, दैट वाज लाइक जो रहा इस टाइप में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्कूलिंग में होते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है कि आपको करना ये होमवर्क हो गया, वो यहाँ पे कुछ था नहीं, क्लासेस वगैरह लगा लो आप लोग, अकेडमिकली अपनी अचीव करो, तो था कि हाँ आई विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू माई डिग्री। बट एट नाउ अभी काइंड ऑफ मेरे सीन में तो ऐसा कि मेरी पूरी जो है वो स्कोप ही आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग कि
engineering or academic set के now I realize I'm more good in management and all, so I'll be switching to that. वैसे आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते सर जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में जब आप आए थे तो आपने कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करी होगी या एटलीस्ट कुछ गोल सेट करे होंगे कि फोर्थ ईयर में मुझे ऐसा बनना है, ये स्किल्स मुझे अचीव करनी है, या फिर मुझे इस कंपनी के अंदर एटलीस्ट इतना पैकेज लेना है, तो क्या आप उन चीज़ों को अचीव कर पाए? आई विल से विद 1 पॉइंट आंसर कि नहीं। लाइक फर्स्ट ईयर में मैं सोचा था लाइक बचपन से अपन गेम खेलते हैं, लाइक जो टिपिकल गेमर्स वाला माइंडसेट कहूँगा, तो लाइक आई वाज इनटू कंप्यूटर्स एंड गेमिंग फ्रॉम माय सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ क्लास। तो मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था गेमिंग इंडस्ट्री के साथ कि लाइक अब चला कि चलो मज़ा आता है हमें इनमें, तो हम गेम डेवलपर ही बनेंगे। तो इन द वेरी फर्स्ट ईयर, इन द वेरी लाइक 1-2 महीने बाद मैंने अपना लैपटॉप उठाया, उसमें मैंने देखा कौन सा इंजन बढ़िया है, वो डाले, सारे रिसोर्सेज सेलेक्ट करे, बुक्स, पाथवेज, रोड मैप सारा बनाया, फिर मैंने इंस्टॉल करा, फिर मेरा लैपटॉप लंगड़ा गया, 4 दिन तक वो चला नहीं भाई। बहुत सारी कोशिश करने के बाद वो डिलीट मारा मैंने और देखा, फिर मैंने देखा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो देख के मुझे लगा कि थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे गेम डेवलपमेंट में, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया। और लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा था उस टाइम लाइक डेल इंस्पिरन यू सीरीज़ का लैपटॉप i3V, तो वो लैपटॉप में बच गया, वही बहुत बड़ी बात थी। ओके, तो फिर गेम डेवलपमेंट का प्लान पूरा कैंसिल उस ईयर। कहा कि जब थोड़ा हो जाएंगे फाइनेंशियली कि मिनिमम आपको ढंग का लैपटॉप चाहिए, अगर आप गेम डेव में हो तो 1 लाख 1.5 लाख का चाहिए कि आप ढंग से कर सको गेम डेव। इफ़ यू आर इनटू 3D अच्छे ग्राफिक्स के साथ, अगर 2D गेमिंग करनी हो तो i5 i7 से हो जाएगा, बट आप स्केल अप नहीं कर पाओगे बड़े बड़े गेम के। और अगर नॉर्मल ग्राफिक्स होते हैं तो रेंडरिंग में टाइम दिक्कत आती है कि आप रेंडर नहीं कर पाओगे, बहुत सारे टेक्सचर्स हो गए, एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, तो आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे। तो गेम डेव का प्लान हटा। अब फिर उसके बाद जब आ जाते हैं कि हमें एक्सप्लोर करना था, तो पूरे क्लब्स को एक्सप्लोर करने लग गए, वही चला। फिर आगे चल के डिफरेंट चीज़ों को ही एक्सप्लोर करा, जो डिटरमाइंड करा था प्री डिटरमाइंड कि हमें ये करना है, वो तो नहीं करा। तो एज इट इज़ कहें तो हाँ, आई एम अ फेलियर, क्योंकि जो बकेट लिस्ट थी वो तो पूरी नहीं हुई, बट कोई और बकेट लिस्ट पूरी होगी। लाइक वी आर डेस्टाइन्ड टू लर्न न्यू थिंग्स, वी हैव लर्न टिल नाउ। बट वो फिर वही बात है कि फेलियर किस चीज की रिस्पेक्ट में करो। जैसे अगर ये खुद को ऑन ये खुद ही मानेंगे कि ओवरऑल नहीं, बस अगर आपका जज करने का क्राइटेरिया हुआ कि आपने जो चीजें करी थी उसमें से कितनी करी, जो टिपिकल जो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया था, डजंट सूट एवरीवेयर, तो बस वही अचीविंग उसमें में भले ना हुई हो, बट जहाँ पे हम खुद को स्टैंड कर पा रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली नन ऑफ अस विल कॉल अस फेलियर, बिकॉज वी वांट टू नो कि जिन चीजों को हम ज्यादा कंसीडर कर रहे थे दैट डिडंट मैटर इतना ज्यादा, तो अभी जिन चीजों को हम अब जिसमें वैल्यू जिनको हमने फाइनली दी, एटलीस्ट उनमें हमने काम करा और उनको हमने अचीव किया, तो दैट फील्स गुड एट द एंड। तो सर ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती और हम सिर्फ जोन सी चमकती हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हमको पैकेज ही लेना है उसके ऊपर ही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड आगे प्रोग्रेस करते हो, आपको पता चलता है कि इन चीज़ों पे करना होता है। तो जैसे कि अभी आप 4th ईयर में हो, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर बच्चों को एक्चुअली में फोकस करना चाहिए ताकि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो, साथ ही साथ उनका करियर भी बनता है? देखो, जैसे आपने बोला ना कि अभी ऑब्वियसली जैसे मार्केटिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम द डिग्री की मार्केटिंग होती है कि हमारे यहाँ के बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में गए और इन इंस्टीट्यूशंस की मार्केटिंग होती है हमारे बच्चे इन कंपनीज में इतने पैकेज पे गए, दैट शाइन्स ऑन न्यूज टीवी एवरीवेयर। पेरेंट्स को ही दिखता है, बच्चों को वही गाइड करते हैं, वो दिखता है। जब फाइनली यहाँ पे आते हैं तो हमें दिखता है रोड मैप कि ओके अब हमें ये रोड मैप फॉलो करके 4 साल बाद एंड रिजल्ट देना ही है। पेरेंट्स ने जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया दैट व्हाट वी हैव टू डिलीवर टू देम। तो थिंक यहाँ पे आके जो हम सीखते हैं वो ये कि एक तो जो जॉब के पीछे सीधा हमारा सीधा रिलेशन होता है, जॉब मिलेगी जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा, दैट इज द हाईएस्ट मिथ कि आप अगर ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपको मिल जाएगी जॉब। दैट इज इन 2 वे कि अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो दैट डजंट सिक्योर कि आपको जॉब मिल जाएगी, और अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो दैट डजंट मीन कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर प्लेसमेंट के प्रोसीजर वगैरह के बारे में देखा जाए तो फाइनल ईयर तक आके ही बच्चे रखते हैं। अब हम दोनों हैं जैसे फाइनल शुरू में ही जुड़ गए थे, नॉट फर्स्ट डे कहेंगे बट एटलीस्ट सेकंड ईयर तक हमें अच्छा खासा आइडिया लगेगा क्या कुछ है, और तब भी हमें सीनियर्स या फिर इवन जो प्लेसमेंट सेल से हो गए वो यही गाइड करते थे कि बच्चे पीछे रहते हैं। एंड वो सो ट्रू कि फाइनल ईयर तक आते थे बच्चों को इवन जो बेसिक चीजें होती है रिज्यूमे हो गया या फिर आउटफिट्स वगैरह हो गया, उनका भी आइडिया नहीं होता कि कैसे क्या कुछ प्रेजेंट करना है। तो उसी चीजों में बहुत टाइम लगने चीजें होती है जो उनको मैटर करती है एक्चुअली। उसके अलावा अगर प्लेसमेंट के एक एस्पेक्ट को साइड में रखते हैं तो मैं मानता हूँ कॉलेज लाइफ जो है उसमें एकेडमिक्स को इतनी ज्यादा कम, मतलब वही है कि कॉलेज टाइम देखिए आप मतलब बहुत स्पेसिफिक स्टडी करो कि आप अगर 5 घंटे दे रहे हो जो कि मोर देन सफिशिएंट है, उतना देखे तो आप यू कैन क्रैक एनीथिंग ऑफ कैंपस।
सो आई वुड से कि जो टिपिकल रहता है ना कि मेरी कॉलेज इस टायर का है और मैं यहाँ पे इन कंपनीज मेरे कैंपस विजिट कर रहे हैं, दैट आई कैन कंसिडर कि स्टूडेंट है वो अपने बिहाफ पे काफी कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा मेन मेरा कंसिडरेशन है कि ये एक तरीके से आपको बहुत सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है 4 साल का, जहाँ पे आपको बाहर से कोई ऐसी चीजें इतनी हिट नहीं करेंगी कि आपके अगर ओवरवेलमिंग लग रही है तो यू कैन पोज, यू कैन गो टू योर होम, यू कैन आस्क टू योर कलीग्स एंड फलाना, जो कि है ना कि हमें रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है इन अ कंफर्टिंग वे। ठीक है, यू हैव सम लिमिटेशंस, अगर आपको एक्सीड होती हुई दिखे अपनी लिमिटेशंस, सो यू कैन बी सिक्योरिंग दैट थिंग, आई गेस। अगर हम स्टार्ट करें कि कौन कौन से स्किल मुझे दोबारा से रिक्रिएट करना होगा, तो मैं कहूँगा कि लाइक मेरे लिए अलग होगा, इन जनरल अलग होगा, बट ह्यूमंस एक नॉर्मल टीनेजर्स के लिए क्या रहता है, वो देखता है कि पैसे इंपॉर्टेंट है तो कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। बट जो मैंने फील करी है वो होना चाहिए कि आप 3 एस्पेक्ट के काम करो। सबसे पहले आप चेक करो कि आपका हेल्थ कैसा है, क्योंकि हेल्थ मैंडेटरी है। दूसरा आपका वेल्थ कैसा है। तीसरा आपकी लव लाइफ कैसी है। ओके, और तीनों को आप पॉइंट आउट करो 10/10, 10/10, 10/10, और जिस सेक्शन में आप वीक हो ना उसे सुधारो। अब हम सबसे पहले आते हैं हेल्थ पे। तो आप काम करोगे लाइक आपका सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो गट हेल्थ मैटर करता है। तो गट हेल्थ के लिए आप योगा करो, जिम भी जा सकते हो, या फिर आप जिम्नेजियम लाइक जिमनास्टिक्स कर सकते हो, सारे हेल्प करते हैं। या रनिंग कर सकते हो, रनिंग भी हार्ट के लिए गट के लिए बेस्ट होता है। तो आप हेल्थ पे वर्क करो। जब हेल्थ का सेक्शन आपका आ जाएगा ना 10/10, उसके बाद आप जाओ वेल्थ क्रिएशन पे। तो वेल्थ क्रिएशन का अगर हम काम करेंगे डिफरेंट स्किल्स, अगर मुझे शुरुआत से स्टार्ट करना हो फर्स्ट ईयर से, तो मैं तो स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा वीक था। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छा सिस्टम, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए आप फर्स्ट ईयर में कर सकते हो, पढ़ाई जरूरी नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप वेल्थ पे काम करो और पर्सनैलिटी पे। तो वेल्थ के सेक्शन में मैं कहूँगा डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग पे करूँगा, और तीसरा सेल्स। ये 3 चीज़ें जो आपको बहुत चीज़ सिखाती है। उसके बाद जब ये हो जाएगा ना, तो मैं सेकंड ईयर से स्टार्ट करूँगा अपनी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि पैसे आएंगे तो ही पर्सनैलिटी बनेगी। तो ड्रेसिंग सेंस, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइक पर्सनैलिटी का, कि लाइक फर्स्ट ईयर में ना मैंने अपने टाइम में जब मैं 11th-12th में था, तो एक सीनियर थे मेरे जिनको उनके कॉलेज में मैं देखता था लाइक टी-शर्ट, पैजामा और चप्पल पहन के वो आते थे मेंटर वेंटर करने मिलने। तो उन्हें 1-2 बच्चे जो दूसरे थे वो मजाक बनाते थे, वो कहते थे ये घर है मेरा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आइडियोलॉजी। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा ये भी घर है मेरा। तो उनकी तरह मैं पैजामा पहन के, टी-शर्ट पहन के, हाफ जैकेट डाल के, क्योंकि ठंडी का टाइम था, और ऊपर टोपी भी डाल के, काम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सबसे कि बाल वाल दिखाने, आराम से चश्मा पहन करके घूमता था मैं पूरा। और उस टाइम कोरोना का टाइम था, मास्क वास्क लगा करके। तो एक दिन ऐसे हमारी PPS की लैब थी, मैं गया अंदर, अनुपमा मैम एंड द टीचर सेड मेरे लैब में ऐसे तो एंटर मत कर। तो तब मुझे फील हुआ कि हाँ ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रहना चाहिए, वरना पुराने के अगर क्लब्स के इवेंट देखोगे ना, क्लब्स के इवेंट जो सेल में होते हैं, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही दिखूँगा चप्पलों में, सबसे आगे खड़ा हूँ और चप्पल के साथ हूँ, ट्राउजर्स में हूँ। और इसी तरह एक बार डिपार्टमेंट में भगा दिया था कि लाइक बिना शूज़ के कैसे आ गया तो अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंट में टोक देते हैं। तो तब मुझे फील हुआ कि ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप इतना रखो कि जब आपको कोई देखे, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो ट्राई करो। हम कंफर्टेबल तो नहीं होते, बट लुक्स गुड मैटर, कि आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है। तो ड्रेस पे काम करो, थोड़े पैसे बचा करके हम खर्चे कर देते हैं। तीसरा हेल्थ के लिए आप डाइट करो कि लाइक फास्ट फूड वगैरह छोड़ दो। और फिर आ जाता है लव लाइफ। उसके बाद इससे पहले कहूँगा जो स्किल्स वाला सेक्शन है ना, उसमें सिर्फ वेल्थ नहीं आता, उसमें बहुत सारी सोशल स्किल्स आ जाती है, जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को भी सुधारो, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को भी सुधारो। पर्सनैलिटी के लिए ड्रेसअप अपना सीख लिया, फिर आप बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, अपनी वॉइस पे काम करो, एक्सप्रेशंस पे काम कर सकते हो कि कितने ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव हो सोशली। ये मैटर नहीं करता कि आप इंट्रोवर्ट हो ऑट्रोवर्ट हो, आप सोशल डायनेमिक्स को मास्टर कर सकते हो। ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। जब ये चीज़ हो जाए, आप 10/10, 10/10, 10/10 हो गया, तब आप मूव करो लव पे। लव पे जो आजकल चल रहा है कि लाइक वी शुड हैव पार्टनर फॉर द सेक ऑफ हैविंग पार्टनर, ये नहीं। आपके एक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे ये और ये चीज़ चाहिए। अगर वो फुलफ़िल हो रहा है तो जाओ, नहीं फुलफिल हो रहा है तो मत जाओ। इफ़ यू आर सीरियस गो विद इट, इफ़ यू आर नॉट सीरियस डोंट गो विद इट। तो इफ़ यू नो योर सेल्फ इट्स ओके। अगर आप जानते ही नहीं हो तो आपका वो फुलफिल नहीं होगा। लेकिन पहला फैक्टर क्या है आपका, हेल्थ वाला, वो 10/10 हुआ, तब मूव करोगे वेल्थ के लिए। वो 10/10 हुआ, तब आप काम करोगे लव के लिए। आजकल हो क्या जाता है, सारे के सारे टीनेजर्स में आते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट काम कर देते हैं लव के लिए कि ये 10/10 हो जाए, बाकी चीज़ तो बाद में देख लेते हैं। पता चलता है वो 5 भी नहीं हुआ और बाकी भी 2 रह करके छोड़ दिए, तो वो हम कहीं के नहीं रहते। तो फर्स्ट फोकस ऑन, जब आपकी हेल्थ हो जाएगा 10/10 तो आप अच्छे दिखोगे,
यानी फिज़िकली फिट हो, फिर आपकी वेल्थ हो जाएगी और पर्सनैलिटी हो जाएगी, तो आप 10/10 हो जाओगे, आपको बात करना आ जाएगा, कनेक्ट करना आ जाएगा। फिर जब आप खुद को जान दोगे, यू शुड गो फॉर द मेकिंग इट 10/10 लाइक जो आपका होता है लाइक लव वाला पार्ट। तो फर्स्ट फोकस ऑन दीज 3, बस इतने। सर हाउ डू यू डिफाइन वेल्थ? डू यू डिफाइन वेल्थ कि वेल्थ इज ओनली मनी, या वेल्थ के अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं? वेल्थ इज़ अबाउट मनी एंड टाइम, यानी हमारे पास इतना पैसा हो जिसमें हम बेसिक नीड्स को सस्टेन करके जो लग्जीरियस आइटम है जो चाहिए थोड़ी के लिए, जो हमारे काम से रिलेटेड है, उन्हें हम परचेज़ कर सके बिना सोचे। साथ में हमारे पास टाइम होना चाहिए दूसरों के लिए, वो वेल्थ है। और साथ में हेल्थ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हेल्थ नहीं है तो नहीं है। कोई बार नहीं होता इतना, लाइक मुझे अगर लैपटॉप ख़रीदना है, मेरा काम मैकबुक का है, ओके, तो मैं ख़रीद सकूँ। अगर मेरा काम HP से चल सके तो HP जितने पैसे हो, ये नहीं कि बस मैं नाम के लिए iPhone 16 ले रहा हूँ या कुछ, वो ज़रूरी नहीं है, वो वेल्थ नहीं है। एक्स्ट्रा मनी इज़ गुड, बट इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि हम जो हमारे वर्क से रिलेटेड है वो हम बिना सोचे खरीद सकें। इतनी अगर आप एफिशिएंट हो तो यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, दैट इज़ वेल्थ। आई हाईली एग्री ऑन हिज पॉइंट कि ये वाला तो मैंने खुद के लिए पर्सनली सोच रखा था कि जो वेल्थ है टिपिकली इट इज़ ऑब्वियसली मनी एंड मनी इज़ इंपॉर्टेंट। सो वो उस डिबेट में तो मैं जानना चाहूँगा कि मनी इंपॉर्टेंट है नहीं। द थिंग इज कि रादर देन रनिंग बिहाइंड मनी की वही बात है, नीड्स लिमिट हो सकती है, वांट्स कभी लिमिट नहीं होंगी। तो मनी आएगा उसके साथ आपके वांट्स इंक्रीज होंगी, देन यू विल बी आस्किंग रीचिंग आउट फॉर मोर मनी एंड मनी। सो एक्चुअली फॉर मी द वेल्थ वुड बी लाइक आपका अपनी लाइफ पे कितना कंट्रोल है, यू आर गिविंग टाइम टू पीपल हु यू वांट टू, यू आर डूइंग द थिंग्स यू वांट टू। सो द थिंग्स लाइक अभी ऑब्वियसली हम वो वेल्थ पे इस एस्पेक्ट पे फोकस इस टाइम पे नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द बिगिनिंग फॉर टाइम। स्टूडेंट लाइफ तक हमें बहुत ज्यादा पैम्पर करके घर पे रखा गया था, तो दिस इज द ओनली स्टेज जहाँ पे हम काफी ज्यादा काम कर रहे होते हैं अपने ऊपर। तो वो है कि 4 साल की डिग्री की हो गई, उसके बाद जो शुरू में कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी फेज में कैसा होता है, तो उसमें गोल मान के चलता हूँ मैं वेल्थ को कि ठीक है पैसा तो कमाएगा, तो जो पैकेज दिखता है वो तो है, बट साथ में मेरे है कि आई वॉन्ट टू हैव स्लो मॉर्निंग्स, कि मुझे रश ना हो कि शिट मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे काम पे जल्दी जाना, वरना बॉस डांटेगा, मेरे पैसे कट जाएंगे, टाइमलाइन डेडलाइन वो वाला। आई वॉन्ट टू हैव गुड क्वालिटी टाइम विद माई फ्रेंड्स की ऑब्वियसली हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी भी हो, बट आई डोंट वांट टू साउंड कि सॉरी आई एम नॉट बिजी फॉर, आई एम बिजी फॉर दिस प्लान, आई कैन नॉट मेक दिस टाइम एंड आई कैन नॉट मेक टाइम दिस टाइम ऑल्सो। एंड आई वॉन्ट टू प्रेजेंट फॉर फंक्शंस जो मेरी फैमिली में जो यूजुअली रहता है कि ना वो तो काम में बिजी है। आई रियली वॉन्ट कि भले ही ज़्यादा एक्सटेंडेड में ना हो, बट दिस इज माई एस्पेक्ट कि आई रियली वॉन्ट टू टेक टाइम फॉर दीज थिंग्स। कि वही है कि अगर पैसा कमा रहे हो तो दैट गिव्स यू ईजी लाइफ स्टाइल, बट वॉट इफ यू आर नॉट इंजॉइंग दैट लाइफ, कि ठीक है मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होना जरूरी है, बट सिर्फ उनके बेसिस पे रह के ही अगर आप पूरा जीवन गुजार दे रहे हो तो फिर वो तो किसके लिए गुजार रहा आप? Would both of you consider yourself wealthy? नो अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जो चाहे वो खरीद सकें। वर्क से रिलेटेड भी वी आर जस्ट लाइक कंप्रोमाइजिंग कि हम थोड़े से चीज़ से ज़्यादा चला सकें, इसलिए अभी तो हम वेल्दी नहीं है। ना हेल्थ से वेल्दी है क्योंकि हेल्थ के लिए भी आपको पैसे लगते हैं, हैविंग ए हेल्दी डाइट, ओके। ना हम ये कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है क्योंकि स्ट्रेस रहता है टू डू द वर्क ऑन टाइम, ना पैसा है, ओके। तो वी आर नॉट वेल्दी एट ऑल, वी आर स्ट्रगलिंग। Considering the standards, I can be a we are little not- contrasting here, Okay. because in this at right now I consider myself to be very very lucky. ठीक है, in terms of wealth I'm not belonging to some billionaires or millionaires, but मेरी I would say कि मेरी ज़्यादा wants हैं ही नहीं। तो मेरी जो wants होती है those are fulfilled by my parents without anything, without justifying to them, because typically stage में क्या होता है कि clothing चाहिए, mobile accessories वगैरह चाहिए, तो I am very happy with the basic thing, और बेसिक थिंग्स मेरे को मिल जाते हैं, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। एंड टॉकिंग इन हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल दोस, so obviously we get stressed for work and we have busy schedules, but to relieve those right now I have the best of best company of people which I call friends, and family who is very supportive. So I'm not saying that families are not supportive, but obviously when you are taking stress then you are like okay, if I'm having this much conversation with my family, then at least इनके साथ तो मैं अच्छे से बताऊँ, इन्हें मैं स्ट्रेस बताऊंगा, फिर वही they might not be directly helping here, but फिर वो ज़्यादा रहेंगे कि बच्चे को इतना स्ट्रेस हो रहा है, बच्चा काम कर रहा है, फिर बट वही है कि एट दिस स्टेज जैसे आपने बोला अभी फेयरवेल वाली है पे, so I consider myself very very wealthy, healthy and everything, basically very prosperous at this time. I even say very often this to my friends कि अभी जो है जिस कंडीशन में obviously look forward कि मैं चाहता हूँ कि मैं वेल इस्टेब्लिश होकर पैसे कमाऊँ, जब मैं मेरे पेरेंट्स को जो है काफ़ी रिलैक्स लाइफ दे सकूँ। अभी जैसे दे आर द प्रोवाइडर्स एंड आई एम द रिसीवर,
सो आई एम वेरी हैप्पी विद रिसीविंग व्हाट दे आर गिविंग, बट माय एंड गोल इज कि मैं खुद प्रोवाइडर बन पाऊँ, उनकी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। फ्रेंड्स हैं जो अभी मेरे को इन टर्म्स ऑफ इमोशन सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कहीं रिक्वायरमेंट होती तो आई डोंट हैव टू लुक कि ओके मेरे पास अभी पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, आई डोंट हैव टू इवन थिंक ट्वाइस बिकॉज आई नो कि देयर इज सम बैकअप। सो आई वांट टू बी मोर ऑफ अ बैकअप फॉर देम आल्सो, कि अपार्ट फ्रॉम फैमिली आई कैन सपोर्ट इफ नीडेड देम। सो दैट इज डेफिनेटली द एंड गोल एंड दैट इज द ओनली थिंग जिसके लिए काम कर रहे हैं। बट राइट नाउ इफ यू आर सेइंग एट दिस स्टेज, तो दिस इज आल्सो वेरी हेल्दी स्टेज फॉर ऑफ लाइफ। या ओके, गुड इट इज। तो सर अभी अगर हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें तो आप दोनों क्लब्स और इन सेल्स की एक्टिविटीज में टॉप पोजीशंस पर रहे हो एटलीस्ट इन योर फाइनल ईयर्स। तो आपने फर्स्ट ईयर में ही ये सब कुछ चालू कर दिया होगा। तो वो चालू करने की मोटिवेशन कहाँ से आई और वो फर्स्ट ईयर में वो जर्नी कैसी थी कि आपने एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेके आप यू हैव बिकम दी OPC ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, और सर आप भी काफ़ी क्लब्स के हेड्स बने हो, तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर कैसी जर्नी थी, क्यों आपने चालू किया था? आप बताइए। मेरा तो ये था कि लाइक पढ़ना वढ़ना नहीं है, मुझे एक्सप्लोर करना है हर एक चीज़ को। तो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में ही मेरा लाइक फर्स्ट स्टेप, मैं कभी क्लास में नहीं गया फर्स्ट सेमेस्टर में, और मेरा फर्स्ट स्टेप गया था लाइक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में एंटरप्रेन्योरशिप क्लब में। एक सीनियर मिल गए थे, उन्होंने कहा आ जा, मैं चला गया। उन्होंने काम देते गए, इवेंट्स होते गए, मैं कराता गया और मैं आराम से रूम पे बैठ के फिर दोस्तों के साथ रात को चिल आउट, दिन में इवेंट्स के काम, मुझे मज़ा आ रहा था बस। फर्स्ट सेम तो ऐसे ही गया। फिर सेकेंड सेम स्टार्ट हुआ तो लाइक कुछ ऑनलाइन इवेंट्स वगैरह हुए थे, तो फिर किसी ने पकड़ लिया मुझे GD वगैरह के लिए, तो उससे थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई लाइक CPCs वगैरह। तो फर्स्ट ईयर में मैं बस ई क्लब में था। सेकंड ईयर भी लाइक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का ही पार्ट था, थोड़ा बॉन्डिंग बन जाती है ना लोगों के साथ। अब ये था कि चलो करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। अब ये था, लालच आ रहा था कि चलो आगे जाएंगे तो हेड बनेंगे, ये लालच आ गया था कि सेकेंड ईयर में ये तो पास आउट हो जाएंगे जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, तो थर्ड ईयर में तो हेड बन ही जाएंगे। तो सेकेंड ईयर हुआ, मैंने वेट किया। थर्ड ईयर में जब इंटरव्यूज़ हुए तो मैंने इंटरव्यू दिया लाइक स्पीकाथॉन क्लब का और एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का। स्पीकाथॉन क्लब बस फ्लो में चला गया क्योंकि फ़र्स्ट इंटरव्यू उसका था, वरना मैं देता भी नहीं। फिर सेकंड इंटरव्यू दिया एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का, और ये मैंने डिक्लेयर किया सर को कि लाइक आई जस्ट वांट एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, और उसमें मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास आइडियाज़ से बहुत सारे, उनको एग्जीक्यूट करके मैं बहुत चीज़ सीख सकता था और कनेक्शंस बिल्ड कर सकता था। मेन मेरा था कि कनेक्शंस बिल्ड करना, उसके लिए मैं काम करना चाहता था, मैं बहुत सारी चीज़ सीख सकता था। बट सर ने पता नहीं क्या पसंद आया, उन्होंने स्पीकाथॉन दे दिया 3 बार कहने के बाद भी, ठीक है। अब हो गया, अब ये था कि दे दिया, चलो ठीक है, उन्होंने दे दिया अपने समझ के, मैं भी काम नहीं करूँगा अपना समझ के। फिर मैंने देखा उसके स्टैंडर्ड्स किसी भाई सामने सेट कर रखे हैं बहुत ज़्यादा हाई पे, फिर वो निकल जाता है मेरे क्लास का, दीपक से। ये सेकंड ईयर से थे स्पीकाथॉन में, वैसे तो फर्स्ट ईयर से थे क्योंकि GD कराते थे एज अ क्लास कोऑर्डिनेटर, फिर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, फिर जॉइंट कोऑर्डिनेटर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर OPCs। तो ये धीरे धीरे करके सबकी पोजीशंस खाई रहे, ठीक है। हेल्दी प्रमोशन। हाँ, हेल्दी प्रमोशंस, ओके। फिर ये हुआ कि लाइक करना है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, हर एक काम डेडिकेटली ये करता था। तो उसे देख के कि मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट्स तो सेट करना है, और जब मेरे गोल्स है थोड़े ये ना हो पाए, कम से कम सेकंड ईयर में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिस्क लेके करी थी। मैंने ये था कि जो चीज़ मैंने सीखा है वो मैं बांट दूँ, कम से कम जो चीज़ें मैंने सीखी है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। तो मेरा फिर जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर हमने डिक्लेयर करा कि क्लब्स के रोल क्या होंगे, फिर उसमें मज़ा आने लग गया। तो थर्ड ईयर गया, फिर फोर्थ ईयर था कि बहुत काम कर लिया, अब रेस्ट करेंगे। तो फोर्थ ईयर में बस लीव करा क्योंकि एंड इज़ नेसेसरी। आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते मज़ा आने लगता है, तो ये ज़रूरी नहीं आप बार बार रिपीट करो, हर चीज़ का एंड ज़रूरी है और एंड करना सीखो। तो वही सोचते हुए मैंने एंड किया, और फोर्थ ईयर में मैं दूसरी चीज़ें कर रहा था। टिपिकली कि टाइम से कट लेना चाहिए, वरना ज़्यादा रहना भी रिग्रेट ले सकता है कई बार। तो ये सिमिलर टू हिम मेरी जर्नी ऐसी रही कि अब टिपिकली मैं अपने आप को इतना एक्सट्रोवर्ट कंसीडर नहीं करता, बट नाउ आई रियलाइज आपके क्वेश्चन के बाद अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँ खुद को, तो मैं कह सकता हूँ कि मे बी आई एम समवन बोर्न विद कि मेरे को बोलना है, पसंद है मुझे काफ़ी ज़्यादा। बट थिंग्स हैपेंड इन अ वे कि जो 11th-12th मेरी क्लास निकली उसमें आई वॉज लाइक वेरी क्वाइट किड, तो मैं नहीं बोला, एंड दैट साउंड नेचुरल टू मी कि ठीक है नया एनवायरमेंट है, मैं नहीं बोल रहा। एंड फाइनली इट वाज समथिंग जो अंदर से है कि अब बहुत टाइम से चुप हो चुका हूँ मैं, और मुझे बोलना है। तो आई हैड नो आइडिया कि मैं किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लूंगा। आई हैड नॉट विजिटेड एनीथिंग कि कैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बीटेक में अगर एडमिशन ले रहे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, डिग्री के अलावा क्या करिकुलर्स होते हैं। ना मुझे स्ट्रक्चर का पता था ना इंफ्रा का पता था, बट एक अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि मैं एक एडमिशन ले लूँ कहीं पे और वहाँ पे कुछ भी डिबेटिंग जैसा मिल जाए जहाँ पे मैं डिबेट कर सकूँ। इट वॉज समथिंग कि मेरे अंदर से आ रही थी कि आई वॉन्ट टू से थिंग्स फ्रॉम माई हार्ट टू वेरी मच एक्सटेंट एज मच आई कुड।
तो यहाँ पे आने के बाद ऑल आई वांटेड वाज कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं बोल सकूँ. आई वांटेड टू हैव एन ऑडियंस. So luckily I met my senior very initial days and those were the interviews for class level coordinators. So वहाँ पे कुछ थे जो speaking activities को कराते थे under the club speakers and club. तो वहाँ पे था कि I had to conduct monthly GDs ग्रुप डिस्कशंस मेरे क्लास वालों के साथ ही मेरे को टॉपिक्स दिए जाते थे और मैं उन पे GDs कराता था. तो दैट वाज द वेरी स्टार्टिंग कि मैं वहाँ पे आया तो मैं गया था इस ऑब्जेक्टिव से कि मुझे स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ कराना है, बट साथ ही साथ मेरा था कि मैं बोलूंगा और मुझे ऑडियंस जो सुन लेगी. दैट वाज तो माय कंफर्ट थिंग जो मैं चाह रहा था. अब GD में निकली कोलैबोरेटिव सी चीज कि मुझे बुलाना पड़ रहा है बच्चों को. अब बच्चे आए नहीं आए किस तरीके से हैं, तो जो मैं आपको कह रहा हूँ जो डिफरेंस आता है अंडरस्टैंडिंग का. तो फर्स्ट ईयर में तो लाइक ओके आई आस्क्ड आउट माय कलीग्स कि गाइस GD कराने मुझे एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी थिंग, ये बेनिफिट्स होंगे आपको. एंड नन ऑफ देम रिस्पोंडेड. आई यूज्ड टू टाइप लॉन्ग पैराग्राफ्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप. दोस वर जस्ट सीन एंड नो वन सिंगली इवन रिस्पोंडेड और रिएक्टेड. Those are things जो later realize होते हैं कि ओके मार्केटिंग लगा लो कैसे कि दिस इज नॉट समथिंग कि आप सिंपली मार्केट कर सकते हो किसी चीज को एडवांटेज बता के. उससे सीखा कि ओके ऐसे नहीं बतानी, और अगर कोई कोई चीज चाहिए तो यू हैव टू शो वैल्यू बाय शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ योर प्रेजेंस. आप हर जगह यू नहीं हो सकते कि हर जगह प्रमोट कर रहे हो तो फिर वो चीजें थोड़ी फॉर ग्रांटेड सी ले जाएंगी, क्योंकि ठीक है बता रहे हो बट इन अ रिस्पेक्टफुल वे कि वो लिमिट रहे उसके एक्सेस की. ओके दिस इज सम काइंड ऑफ प्रीमियम थिंग. ऐसे नहीं कि तो हाँ अब नहीं अब कर अगली बार आ जाएंगे. लकीली आई मेट सम गुड पीपल इन माई क्लास जो काफ़ी सपोर्टिव थे. राकेश हो गया जो काफ़ी GDs में आ जाते थे, तो जो मेरा रिकॉर्ड होता था कि हाँ मेरे को हर महीने भेजनी है, दैट फेंट वेल. एंड देन एज जिन्होंने बताया हायरार्की वाइज देन कोऑर्डिनेटिंग द क्लब, द सेम स्पीकर क्लब आई वांटेड टू हेड. वो था कि बाकी कंपैरेटिवली 10-12 और क्लब चल रहे होते थे, उनकी टाइमिंग अलग थी. जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का था कि उन्हें वेंचर आउट करना होता था बाकी स्टार्टअप्स वगैरह को यहाँ पे आके या तो वो मोटिवेशनल टॉक्स दे सके या कुछ और. मेरा था कि ओके दिस इज द सबसे हेक्टिक क्लब कि जैसे मेरे को बच्चों को बुलवाना पड़ेगा, उन्हें मैनेज करने का सीखना पड़ेगा. बट दिस वाज समथिंग कि मेरे अंदर से ही फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, और यही एक टाइम है जहाँ पे मैं इससे सबसे ज्यादा चीजें सीख सकता हूँ. क्योंकि अगर ये कमी मेरे को इसके बाद भी रह गई, फॉर एग्जाम्पल इन वर्क स्पेस अगर मैं डील नहीं कर पा रहा तो दैट विल बी कंसिडर माई मिस्टेक. उसकी वजह से मुझे लॉस होगा. तो यहाँ पे मेरे को लॉस नहीं है. मान लो अगर कोई इवेंट कम होगी, किसी में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो दैट विल बी लिटिल मिस, चल जाएगा. तो दैट वाज माय हाईएस्ट मोटिवेशन कि चीजें नई सीखनी है. तो उसमें भी कोई बकेट लिस्ट नहीं बना के चल रहा था. वो ये कि चलो ठीक है, ज़्यादा लोगों से नेटवर्किंग करी, ज़्यादा लोगों से सीखा तो पता लगा कि ओके दिस गाय इज हैविंग दिस स्किल, दिस गाय इज हैविंग दिस स्किल. तो उसमें भी मेरा मेनली रहा इसी टाइप का जो नॉन टेक्निकल स्किल्स रहते हैं. वैसे ही ऑब्वियसली आई मेट सम पीयर्स जो कि सेकंड ईयर में होते हुए बहुत अच्छी से एडिटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा अपना यूट्यूब या ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन कर रहे थे, या इवन मान सकते हो आप जैसे डांसिंग या सिंगिंग इस टाइप के. बट दोज आर थिंग्स जो मुझे पता है नेचुरली आई डोंट हैव अ वेरी सिंगिंग वॉइस, और आई कैन नॉट हैव इतना टाइम क्योंकि मेरा अभी तक कोई बैकग्राउंड नहीं रहा डांसिंग, तो आई कैन नॉट गो इन दोज फील्ड्स. बट दिस इज समथिंग जो चलते चलते मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, द वे आई एम शोइंग, द वे आई एम हैंडलिंग अ ग्रुप, और द वे आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ. तो दिस I can brush it. So I stay consistent for the first 2 years in the Speaker Club, and then overall heading these clubs, it was obviously nice adventure. nice, pretty nice. तो सर जैसे कि आपने कहा कि हर एक चीज़ को एंड करना ज़रूरी है, और आप एंड तब करते हो जब आप उस चीज़ से एटलीस्ट आपको लगता है कि मुझे उस चीज़ से कुछ तो मिल गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी क्लब में जाता हूँ और मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी है, तो जब मेरे को लगा कि मेरी एक लेवल तक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो गई है, तो मैं अब उसे थोड़ा साइड कर देता हूँ या उसके अंदर मैं टाइम थोड़ा सा कम कर देता हूँ. तो जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही इतनी ज़्यादा काम कर लिया था, और लेट्स इवन पहले 2 साल के अंदर भी आपने इतना ज़्यादा काम कर लिया था, तो आपको तब आइडिया नहीं आया कि मेरे को जो भी इन चीज़ों से चाहिए था मेरे को वो मिल गया, और अब इनको एंड करके और किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, या फिर आपका पूरा गोल ही ये बन गया था कि मेरे को अपना करियर ही इन चीज़ों में बनाना. So like there is a saying कि if you are the best in the room then maybe you are in the wrong room. तो वही है कि अगर मैंने कुछ जैसे फर्स्ट ईयर में चीज़ें सीखी, देन आई रियलाइज ओके आई कैन डू बेटर. सो फर्स्ट ईयर में आई वाज ऑन द क्लास लेवल, देन मैंने स्पीकर क्लब को हेड किया. वहाँ पे मेरे अंडर डिपार्टमेंट लेवल हेड से देन फर्दर क्लास लेवल हेड. तो उनको टिपिकली गाइड करना, मोटिवेट करना एंड गेटिंग द आउटपुट. तो ये होता था कि मैं और मेरी कोर टीम होती तो वो अपना अगर 100 दे रहे तो जाके तब हमें 50% रिजल्ट ऑन सरफेस शो होता था. उसके बाद थर्ड ईयर में आई वेंट फॉर द रोल ऑफ जॉइंट ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. इट वाज समवट हायर कि अब मैं एक क्लब की जगह एक वैरायटी ऑफ क्लब्स हैंडल कर रहा था. जो टिपिकल ट्रांजेक्शन है जिसमें सबसे लीस्ट फर्क दिखा वो थी थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में, जब मैं जॉइंट से जस्ट ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हुआ. ऑब्वियसली इट इज अ गुड इंटाइटलमेंट कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का यू कैन सी कि एक ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है. बट आई डिडंट वेंट फॉर द रोल जस्ट फॉर द टैग कि ओके आई विल बी कंसिडर एज अ DOPC, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा नॉलेज होती भी नहीं चीज़ों की जब तक उन्हें काम ना पड़े. काम पड़ेगा तो दे विल
आस्क कि ओके ये चीज़ किसके पास पूछना चाहो, ओपीसी, चलो उसके पास फ़ोन करते हैं, तभी याद आता है. बट दैट टैग वाज नॉट अ थिंग. द थिंग वाज कि आई वाज मैनेजिंग थिंग्स वेरी डेडिकेटेडली एट द टाइम. तो पहले 2-3 सालों में तो मैंने अपना या तो डोमेन बढ़ाया, क्लास से बड़े लेवल पे गया, फिर एक क्लब से दूसरे लेवल पे गया, और यहाँ पे आने के बाद आई वर्क ऑन द एफिशिएंसी कि मैं अगर 3rd ईयर में जॉइंट ऑफिसर थे उन चीज़ों को 6 घंटे देके काम कर रहा हूँ. आई वॉज लाइक वाई कैन नॉट आई बी ए गुड मैनेजर कि सारी चीज़ें करूँ मैं आउटपुट, बट आई लाइक मैं टाइम अपना कम कर दूँ कि 3 घंटे में चीज़ें हो जाए. कोई एक इंसान को एक चीज़ को समझाने में अगर मेरे को आधा घंटा लग रहा है, कैन आई मेक इट मोर इफेक्टिव कि मैं इसके साथ साथ भले वो टाइम बस वहाँ से निकाल दूँ. उस टाइम में मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखूँ, अपने सोशल यूज़ के लिए रखूँ, भले लीजर टाइम के लिए यूज़ करूँ, बट उस एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्या मैं. सो दैट वाज माय इनोवेशन. मैंने काफ़ी रिकंसिडर भी करा था कि सेम है, वुड इट बी, am I being entitled कि अब मैं join तो I am supposed to be the OPC, I am the only one remaining, but no, I think my main motivation was कि I had to work on the efficiency कि अब मैं इन चीज़ों को better way में कैसे कर सकता हूँ. So that was the thing. मेरे साथ तो ये था लाइक हाँ मैं छोड़ रहा था सेल. लाइक एक टाइम का एक इंसिडेंट है कि आई वॉज इन द टीम में को टीम मेंबर था, मैं खुश था. तो ये मुझे लगता था कि मैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इन्हें आता नहीं है. लाइक कोई हम सीनियर्स को या लीडर्स को जो लीड करें टीम को, उनके पास प्रपोजल लेके जाते थे तो वो टाल देते थे कि लाइक नहीं ये उतना अच्छा नहीं होगा. तो मुझे लगता है ये हो सकता था अगर आपकी बात कोई ना सुने. तो ये था कि हाँ मुझे अगर मैं हेड बनाना तो मैं ये चीज़ें करूँगा और मैं बढ़िया कर सकता हूँ. मैं दिखाऊँगा इन्हें नहीं आता कि वर्क करते कैसे हैं. ओके. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने काम करते हुए देखा अपने दोनों कोऑर्डिनेटर को और वो शाम तक लगे हुए थे. फिर मैंने कहा ना ये हालत में अपनी नहीं आने दूंगा, तो मुझे कभी कोऑर्डिनेटर बनना नहीं है. तो 2 इंस्टेंस आए थे कि एक बार कि बनना है, मुझे काम करना आता है, एक बार उनकी मेहनत देख के लगा कि इतना काम तो नहीं करना, तो मैं कभी कोऑर्डिनेटर बनूंगा नहीं. तो फिर फ्लो में मैं कोऑर्डिनेटर बन गया. फिर ये हुआ कि आपको लाइक दूर से कहते हैं ना कि बहुत चीज़ें लगती आसान है, लगता है कि आपको सब आता है, बट बनने के बाद पता चलता है कि वो चीज़ें एग्जैक्टली होती क्या है. एक छोटा सा रिजल्ट देने के पीछे बैक एंड प्रोसेस कितना होता है. तो फिर जब मैंने वो चीज़ें सीखी ना, तो पहले मैं थोड़ा कह सकता हूँ इम्पेशेंस था, बाद में धीरे धीरे आउटपुट इन द एंड आई एम मोर काम टुवर्ड्स वर्क. कल्चर में जो कामनेस होती है ना वो थोड़ी आ गई, जो मैंने सीनियर से सीखा, अपने कलीग से सीखा और साथ में मैंने खुद से सीखा, ये कहूँगा. और सबसे ज़्यादा कि लाइक आप ऑब्ज़र्व करते हो डिफरेंट लाइक प्रताप सर जो हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं कि लाइक उनके पास, फिर मैं ये सोचता था कि लाइक मेरे पास इतना आ रहा है, दिख रहा है, वो कर रहा हूँ, इन बंदे पे कितना आ रहा होगा, ये इतने बंदों को हैंडल करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे काम रहता है, इन्हें भी तो गुस्सा आता होगा बट ये कुछ कहते नहीं, कितने प्यार से बात करते हैं. तो थोड़ा वो आ जाता है कि लाइक अगर वो बंदा कर रहा है, वो खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, अब मैं जाके तो एक चीज़ पूछ नहीं सकता. तो फाइंड योर वे योर सेल्फ. तो मैं कॉपी पेन लेके बैठता था एक छोटे से छोटे स्टेप के लिए. मान लो फॉर एग्जांपल एक इवेंट हो रहा है, तो एक कुर्सी कहाँ पे रखा जाएगा और किस एंगल में रखा जाएगा, ये तक मैं डिसाइड करता था. जब आप इस लेवल की थिंकिंग आ जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि हर एक चीज़ के लिए कितना मेहनत लगता है. फॉर एग्जांपल अभी आप काम कर रहे होगे, आपको पता चल रहा होगा कि लाइक ये पॉडकास्ट बनाना या कोई इंटरव्यू करने में एक कैमरा एंगल क्यों सेटअप होगा, क्योंकि अभी तो आप कर दोगे, फिर बाद में दूसरा प्रोसेस एडिटिंग का जाएगा, एडिटिंग में दिक्कतें आएगी, फिर वो कहेगा कि आपने तो अच्छा काम करा नहीं, हम एडिट वैसे कर नहीं पाएंगे जैसे आपको चाहिए. तो पहले से ही डिटरमाइंड होगा कि बाद में फेलियर ना आए. ओके, दैट्स इट. ओके सर, तो अभी सर पीपल हैंडलिंग के ऊपर मैं आप बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग इन क्लब्स के अंदर रहे हो, आपके अंदर वॉलंटियर्स भी बहुत ज़्यादा थे, आपके नीचे कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत ज़्यादा थे, और सर आप तो ओवरऑल प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे, द हाईएस्ट पॉसिबल जो एक स्टूडेंट ले सकता है इन दिस यूनिवर्सिटी. तो लोगों को हैंडल करना आपने सीखा होगा, तो उनकी आप कैसी प्रोसेस थी, तो आप प्लीज़ बता सकते हैं? तो अब इस चीज़ के लिए टेक्निकली काफ़ी चीज़ें देखी जा सकती है कि लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, बट आई विल बी टेलिंग यू मोर ऑन माई एक्सपीरियंस. सो मेरा नेचर बाय डिफॉल्ट बहुत सॉफ्ट एंड पोलाइट रहा है. अगर किसी से फर्स्ट इंटरेक्शन कर रहा हूँ, सो आई टेंड टू मोर कि मैं उनसे प्यार से बस ऐसे बात कर रहा हूँ कि एक बार उनसे आउटपुट ले लो कि वो क्या चाह रहे हैं. एंड द मोस्ट थिंग जो मैंने लोगों से के बारे में सीखी है, देखी है, जानी है, वो ये है कि दे वॉन्ट टू बी हर्ड, दे वॉन्ट टू बी सीन, कि वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, वो सीन हो, वो एक्नॉलेज्ड हो. भले एक टीम मेंबर है मेरे साथ जो मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल से देयर आर 3 लेवल ऑफ हायर, कि आई एम एट लेवल 3, देयर इज समवन लेवल 2 एंड देयर इज समवन एट लेवल 1, एंड एवरीवन वांट्स टू बी सीन एंड हर्ड. सो उस चीज में वही एक लीडर की क्वालिटी जो मैं बताऊंगा वही आएगी कि आप अपने, जैसे प्रताप सर जो है वही गाइड करते हैं कि ओके टेक द contribution
अब एक तो सबका मिला के चलो, और जो कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसका आप सारा आउटपुट दो कि अब मेरी टीम की वजह से अच्छा हुआ। अगर कुछ बुरा हुआ है देन टेक द ब्लेम एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि ओके आई एम अकाउंटेबल, आई वाज हेडिंग दिस थिंग एंड दिस थिंग मेस्ड अप। सो वो वाली चीज़ है कि एक तो पीपल हैंडलिंग में होता है कि लोग चाहते हैं कि उन्हें सुने, तो मोस्टली दिस वर्क फॉर मी, क्योंकि यूजुअली काफी लोग इंपेशेंट हो जाते हैं कि ओके आई एम हायरार्किकली सुपीरियर टू योर, सो मेरी ही चलेगी। आई टेंडेड टू मोर ओके आप बताओ एंड देन बहुत नेगोशिएबल वाली चीज है। इट साउंड्स वेरी बेसिक कि नेगोशिएट तो कोई भी कर सकता है, बट पीपल डोंट डू कि वो फिर थोड़ा ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं मैंने बोल दिया अब तो ये ऐसे ही होगा, और एक दो बार और क्लैश होगा तो बिल्कुल अड़ी जाती है दोनों पार्टीज की ना मैं ही सही हूँ। तो ऐसे इश्यूज भी आते हैं टीम्स में। फॉर एग्जांपल अगर इंस्टेंसेस दो कि कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं हम, तो उसमें किसकी ड्यूटी होगी, मैं ये प्रोग्राम लेना चाहता हूँ, मैं भी ये प्रोग्राम ऐड करना चाहता हूँ उस वाला। तो दोनों पार्टीज को बहुत पोलाइटली समझा के चलना, अपने अगेंस्ट वाले की पर्सपेक्टिव सिखाना कि ये ऐसे सोच रहा हो सकता है ऐसे वाला। एंड द मेन थिंग इज कि ये चीजें हैं जो फॉर एग्जाम्पल इवन सिंपल लड़ाइयाँ जो इवन कॉलेज लाइफ में भी आगे खड़ी होती हैं, दे डोंट लास्ट लॉन्ग। उनका कोई मोटिव ही नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता कि वो 1-2 साल तक आगे चलेंगे, वो बस एक बहुत छोटे से टाइनी चीज के लिए होती हैं। तो उस चीज को अगर एक बार के लिए वहां पे डेविएट कर सको ना, दैट इज बेस्ट कि आप एक बार के लिए उनको बस वहां से थोड़ा टाइम दे दो सोचने का, एंड देन दे विल बाय डिफॉल्ट थिंक कि क्या ही बड़ी बात है, छूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लेता हूँ, मान लो राकेश और मैं, राकेश और आप मान लो, और आप आते हो कि मैं ये चीज ऐसे करना चाहता था एंड ही इज नॉट अडैप्टिंग टू दिस और ही इज नॉट फॉलोइंग मी, एंड देन यू लाइक नहीं ये जूनियर है या फिर इसने ऐसे करना था, इसने ये चीजें करनी थी, इसने करी नहीं। लाइक ओके इट इज लाइक इसने नहीं करी, किसी और टीम वाले से करे जा सकते कि आपने क्यों नहीं करी। तो 1-2 बार को तो आप उनका आउटपुट लो कि कहाँ कमी रही, क्या कुछ रहा। अगर नहीं आती है तो उसके बाद भी रादर देन बीइंग स्ट्रिक्ट ऑन द सेम डे और एट द सेम इंस्टेंस, अगर वो डिसीजन लेना है बट डिले करके डिसीजन लेते हो ना आप अगर, तो दैट हिट्स रियल स्लो। अगर उस हीट ऑफ द मोमेंट में आप कोई डिसीजन लेते हो जो उनके अगेंस्ट में जाता है, तो वो आपको भी पर्सनली अपने अगेंस्ट देखने लग जाते हैं। गिव देम सम टाइम, भले ही थोड़ा 1-2 घंटे बाद जब चीजें सॉर्ट हो जाएं, या फिर जब आप उनसे पर्सनली बात करो तो वैसे करके सॉर्ट करो, दैट रियली हेल्प्स। और एक दूसरा रहता है कि पीपल आर वेरी इम्पेशेंट टू गेट द रिजल्ट दे वांट। फॉर एग्जांपल इस चीज से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हटाए जा सकते हैं, टाइम डिले वाला। फॉर एग्जांपल देयर वर प्रीटी मच पीपल जिन्होंने काम नहीं किया एंड दे वर एक्सपेक्टिंग सर्टिफिकेशंस। सो इफ आई से डायरेक्टली कि वी आर नॉट गाइडेड टू गिव यू सर्टिफिकेट बिकॉज यू डिड वेल, then they'll be like okay क्यों हमने ये करा था, एटलीस्ट इतना तो करा था। they'll be start pointing out a tiniest of the work they did, but we cannot give them certification. So the typical सरकारी महकमे वाला काम होता है okay I'll be following up, I'll be taking time, I'll be considering your request, and with time they don't follow up, they forget that they wanted a certificate. So this is also a thing कि आप इन्हें अगर सोच समझ के यूज करो टाइम डिलेज का, तो that can help. और एक चीज कि आपको अगर किसी कोई चीज मान लो लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ और ये ऐसे हो जाना चाहिए, एंड यू नो दैट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, देन रादर देन शोइंग देम प्रैक्टिकलिटी you can show your emotional sympathy ki okay yeah you are thinking right, maybe this can be done this way, but there might be flaws like this are the flaws, but okay we'll still consider, then further work on them. Either they realize कि okay ये चीज काम नहीं कर रही है, either they become supportive कि okay चलो ठीक है let it be. So those are some काफ़ी अच्छा कहा है इन्होंने, बट मैं इसमें थोड़ा सा ना इसका थोड़ा सा अगर जिन चीजों में मैंने काम करा तो जो पॉइंट में करता वी आर लाइक हम मिलके एक चीज को पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं कि थोड़ी सॉफ्ट एंड पोलाइट वाली साइड आई विल हैंडल एंड ही विल बी लाइक मोर ऑफ अ डायरेक्ट एंड कि ओके यू आर रॉन्ग हियर एंड यू नीड टू ही कैन बी वेरी डायरेक्टिव दैट यू आर रॉन्ग हियर एंड दिस इज द पाथ व्हेन यू आर सपोज्ड टू फॉलो दिस. हाँ, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले पॉइंट दीपक से, जो इन्होंने कहा कि जितनी भी गलतियाँ होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर को ही लेनी होती है, आप टीममेट को तो कभी ब्लेम नहीं कर सकते. और दूसरा, अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उन्हें कंट्रीब्यूशन क्रेडिट दो, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है, तो लिसन टू देम, गिव क्रेडिट टू देम. अब हम स्टार्ट करते हैं लाइक पीपल हैंडलिंग की बात करी तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर सकते हैं लाइक सोशल सिचुएशन में, दूसरा प्रोफेशनल सिचुएशन में. तो सोशल सिचुएशन का हम काट देते हैं, प्रोफेशनल सिचुएशन का ले आते हैं, क्योंकि अभी प्रोफेशनल की बातचीत चल रही है. अब प्रोफेशनल सिचुएशन में हो जाता है आपकी टीम को हैंडल करना. टीम में जितने मेंबर हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, अगर मैं कहूँगा कि डिवाइड करूँगा गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग क्यों काउंट कर रहे हो, बिकॉज दे आर इमोशनली डिफरेंट. तो आपको ट्रीट करना पड़ता है, लोगों के इमोशंस को करना पड़ता है. दे आर नॉट रोबोट्स, ओके. तो डिफरेंट बॉयज़ में भी डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट उनके नेचर्स होते हैं. गर्ल्स में भी उन्हें कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहला जो चीज़ आता है, आप काम दोगे उन्हें तो वो क्यों करेंगे. सबसे पहले आपकी सुनेंगे क्यों, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टीम में रेपो होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए कि आप अगर ऑर्डर दो या कुछ कहो तो आपकी बात माने. तो इसके लिए
सब आपका पोटेंशियल देख सके कि अगर कोई काम ऐसा हो कि जो वो नहीं कर सकते वो आप करने की रखो। बेसिक्स अगर पता हो हर फील्ड के थोड़ी भी, तो एक लीडर को हर एक फील्ड जिसमें वो टच कर रहा है उसके पास बेसिक्स और टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि वो गाइड कर सके प्रॉपरली, कि कम्युनिकेट तो करे। मान लो आप कुछ कर रहे हो, लाइक ठीक है आप एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे हो, अब एडिटर को के पास गया, आपको ऐसी एडिट करनी है, अगर आप एडिटिंग के बेसिक्स नहीं पता, टर्मिनोलॉजी नहीं पता, आप कैसे कहोगे कि मुझे ऐसा कलर ग्रेड करवाना है? ओके, तो हर एक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, तो उससे रेपो बिल्ड होगी। अब दूसरा बंदा काम क्यों करेगा? इंटरेस्ट होते लोगों के। अगर आप नॉन इंटरेस्ट के काम दोगे ना तो वो नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा, वो बेस्ट नहीं दे पाएगा। देखो उसके इंटरेस्ट कहाँ पे है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट इंक्लाइंड होगा और पूरा होगा ना, हर एक टीम मेंबर को देखो वो इंटरेस्ट हुआ, वो काम उसे दे दो। अब उसका इंटरेस्ट हो रहा है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, वो पक्का करेगा। अब हो गया, उसके बाद लिसन करो, जितने चीज़ें आएगी उसकी बातें सुनो, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। टीम लीडर को बोलना ज़्यादा नहीं चाहिए, हर एक टीम मेंबर की बात सुननी चाहिए। तो आप उसकी बात सुनो, वो जो कहता है, ओके बात सुन ली उसकी, फिर क्या उसका सॉल्यूशन निकालो और करो। उसके बाद आ जाता है हाँ, लास्ट टाइम में जब हो गया, पूरा वर्क हो गया, तो उसे उसका क्रेडिट दो, क्योंकि वो चाहता है कि वो रिकॉग्नाइज हो, जैसे उन्होंने कहा एक्नॉलेज हो। वो चाहता है, क्योंकि हर पर्सन चाहते हैं कि उनकी वैल्यू हो सोसाइटी में, या इम्पोर्टेंस फील करे। ये फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा लीडर और बुरा लीडर में यही आ जाता है कि वो काम कराना तो जानते हैं, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, बट एक जो कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन एक्यूमेंट जो वो लैक कर जाते हैं, या कभी ओल्ड एज के साथ कोई भूल जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो ना फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। तो एक अच्छा बंदा वो होता है, मान लो एक अच्छा लीडर वो ज़्यादा काम नहीं करता लेकिन फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस फील कराता है ना, तो सारे उसके साथ अच्छा फील करते हैं कि हाँ ये बंदा तो अच्छा है। ओके, तो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस फील कराओ। अब आ जाता है कि लाइक व्हेन यू आर डीलिंग इन अ टीम, तो आपके पास मेंस है और आपके पास गर्ल्स हैं। जब आप मेंस या बॉयज़ को डील्स करोगे तो दे आर लाइक मंकीज़, ठीक है, वो हाई पैशनेट होते हैं कि हाँ हमें करना है ये चीज़, तो उन्हें थोड़ा शांत करके कि उनसे पूछो कि आप क्या करना चाहोगे। ओके, फिर इंटरेस्ट देख के उन्हें काम दो करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट मत करो, शुरुआत में दो, जब गलतियाँ हो जाए फिर गाइड करो, लेट देम एक्सपीरियंस इट। गर्ल्स में इमोशनल साइड भी होता है कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग विद 2 और 3 गर्ल्स, तो ये हो सकता है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो ये नहीं होगा, आपको किसी एक की नहीं सुननी। बॉयज़ में भी आ सकते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होता है। तो एक लीडर को सबसे पहले गैप मेंटेन करना चाहिए कि वो टीम के साथ फ्रैंक हो, लेकिन एक बॉर्डर लाइन हो कि वो उससे थोड़ी रिस्पेक्ट भी करे और उसकी बात को माने। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आपको सुनना है आपके टीम मेंबर ने आपको क्या क्या बताया एक दूसरे के बारे में, ये यहाँ पे गलत है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ये कोलैबोरेट नहीं कर सकते। आपने कॉन्फ्लिक्ट को सुना और रिजॉल्व करा, इसकी भी सुनी, रिजॉल्व करी। अब ये नहीं इसके कहने पे आप दूसरे को फायर कर दोगे। गिव देम द चांस टू प्रूव देमसेल्व्स। ओके, तो लेट देम वर्क कोलैबोरेटली। इन द एंड में जब ये टीम होगी जिनके पास डिफरेंट ओपिनियंस है, डिफरेंट आइडियाज़ है, वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मौका दे रहे हो, ओके, और साथ में काम कर रहे हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपकी रिलेशनशिप को बिल्ड करेगी एज अ टीम टुगेदर। कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, बट अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से भागोगे ना, वो दोबारा लूप चल के आगे जाके वो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ओके, जब आप कॉन्फ्लिक्ट को सुधारोगे ना, एक वॉव मोमेंट बनेगा टीम मेंबर्स के बीच में कि मैं इस बंदे को पसंद नहीं करता था, मैं इसके आइडिया से सहमत नहीं था, बट मैंने अपना काम भी करा, इसने अपना काम भी करा, इसने अपना काम भी करा, और हम टुगेदर अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक ना बॉन्ड बन जाएगा, एक फैमिली टाइप का, कि एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाओगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और अगर आपने किसी को निकाल दिया, आपने बात सुनी, तो थोड़ा एक पर्सनल बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी, जो सही था वो किया, तो ये हो जाएगी आपकी रिस्पेक्ट क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। वो ये तो हमने सोचा नहीं था, ये ऐसे कैसे सोच लेता है, कैसे बिहेवियर कर देता है। इसके बाद कभी कभार मान लो आपके कोई सीनियर्स हैं, बड़े पोजीशन पे हैं, तो भले ही कई बार होता है ना, जो यंग लीडर्स होते हैं या आते हैं कि मेरे पास आया है, अब मैं बताऊंगा ये यहाँ पे गलत था। कभी भी गलती को पॉइंट आउट मत करो अपने सीनियर से, वो सीनियर्स है, हो जाती है कभी कोई गलती, अगर वो गलत है लेट देम बी। ओके, अब इम्प्रूव करने के लिए अगर सीनियर से लेट देम भी गलत, आप उन्हें बस काम कैसे सही करते हो वो करके दिखा दो, वो खुश हो जाएंगे। कभी भी हायर अथॉरिटी को ना ये नहीं कहा जाता कि आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही हो, उन्हें करके दिखाया जाता है कि ये चीज़ है, ये आइडिया हो सकता है, तो उन्हें भी वो मोमेंट लगेगा, वो ही रिस्पेक्ट्स मी एंड ही नो हाउ टू डू थिंग्स। लेकिन कभी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जितना काम दिया गया उतना ही करो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ज़्यादा काम मिल जाएगा, तो जितना काम दिया गया उतना करो। फिर दूसरे होते हैं कि लाइक दूसरे जितने भी मेंबर है टीम मेंबर में, आप किसी को इंसल्ट मत करो अगर इम्प्रूव करना है,
ये हर एक पर्सन की एक रेपो होती है, रिस्पेक्ट होती है, स्टेटस होती है। अगर आप उसे इंसल्ट कर दोगे तो वो मुंह कैसे दिखाएगा? उफ। तो गिव एवरी पर्सन अ फाइन रेप्यूटेशन टू लिव अप टू। ओके, भले उससे गलती होगी ना तो भी कोई नहीं। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ प्रताप सर का, काफ़ी अच्छा लगता है कि लाइक बच्चों ने कोई गलती कर दी तो ये नहीं उसे वो कहेंगे कि ये गलती हो गई, वो कहेंगे अरे ये गलत हो गया, हंस देंगे, फिर कहेंगे अरे ये तो हो ही जाता है। फिर अगर कोई गेस्ट आया होगा ना उसे इतना फ्रैंक कर देंगे कि ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो होती रहती है, गलती को वो अपने पे ले लेंगे कि हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर कुछ। तो ये आपको अपने सीनियर से सीखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप जितना पेशेंटली लिसन करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये चीज़ें आएंगी। तो गिव अ फाइन रेपुटेशन टू योर टीम मेंबर्स, ईच एंड एवरीवन टू लिव अप टू। अगर गलती हो जाए वो गलती आप उनसे उठा करके अपने पे ले लो कि मैं ही नहीं बताया, ओके, तो वो भी खुश रहेगा कि नहीं, वो खुद अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं गलती मेरी थी, बट गिल्ट मत आने दो, कहो कि अच्छा कर सके इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद थर्ड चीज़, अगर कोई आइडिया आपके पास है, अगर आप बदलना चाहते हो, वो लगेगा कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, इसका जो व्यूज़ है, ओपिनियन है, ये नहीं, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि इंसान की एक फितरत है, जब लगेगा ना यूरिका मोमेंट आता है कि आइडिया तो मेरा है, तो वो अच्छे से काम करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं ना, तो आप स्पिन करके अपने आइडिया को इम्पार्ट कर सकते हो एज अ सीड टू डिफरेंट मेंबर। जब उसे लगेगा ये आइडिया मेरा है, वो काम करेगा, आपका काम हो गया। एक लीडर को कभी भी लालच नहीं होना चाहिए क्रेडिट का, अगर लालच होगा तो काम अच्छा नहीं होगा। क्रेडिट जितना हो सके ना अपने टीम मेंबर्स को दो, जैसे आपने क्रेडिट उसे दे दिया, लगा आपका आइडिया उसका है, वो काम करा, रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट से मैटर होता है, रिजल्ट अच्छा आ गया, वाह। क्योंकि इन द एंड ओवर द ईयर स्पैन या 2 ईयर स्पैन, मान लो रितेश अग्रवाल है वही फाउंडर, वो अपने क्रेडिट सबको दे रहे हैं, क्योंकि इन द एंड क्रेडिट किसे मिलना है, किसे जाना जाएगा? फाउंडर। सब तो मानेंगे सारा काम रितेश अग्रवाल कर रहे हैं ना, या फिर सारा काम जो पॉडकास्ट के हेड है हमारे वंश खर्व कर रहे हैं, जो बैकएंड वाले मेंबर हैं उन्हें तो टाइम मिलेगा नहीं ना लाइमलाइट में आने का। तो जितना ज़्यादा हो सके लाइमलाइट में उन्हें लाओ, आगे करो, आप पीछे खड़े रहो। लाइक एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगा, लाइक वर्ल्ड कप जब जीती थी, जब धोनी टीम मेंबर थे, सबसे पीछे जाके खड़े रहे, ओके, जितने भी बाकी मेंबर्स थे, ओके। अब इतने फाइन रेपुटेशन के बच्चे हैं, सचिन तेंदुलकर, बस उन्होंने उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा, बट कितने रिस्पेक्ट दी, क्योंकि पहले कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। अब एक मैच से थोड़ी ना डिसाइड कर देगा फैक्टर कि वो बंदा नहीं है उसमें पोटेंशियल, है ना। कभी भी कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकते हैं जब बंदा परफॉर्म ना करे, तो आप उनकी गलतियों को मत देखो, उनमें क्या अच्छा है हमेशा वो देखो, बेटर साइड। कभी भी डोंट स्पीक इल ऑफ एनीवन, हमेशा अच्छा बोलो कि हाँ, कि उसे एनकरेजमेंट मिले इससे। और नेवर फ्लैटरी अच्छी बात नहीं होती हर चीज़ में। अब उसने मिस्टेक करा, आप कहा आपने करा ही मत, छुपाओ मत, हम मिस्टेक करो, फिर उससे देखो कि उसमें अच्छी चीज़ क्या है, एप्रिशिएट, डोंट फ्लैटर। ये ना चीज़ें जो है ना, इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन द एज ऑफ द नाइफ। अगर आपको आ गई तो आ गई, अगर आपको नहीं आई तो नहीं आई, डेट्स इट। तो सर जैसे कि टीम लीडिंग के बारे में हमने बात करी, तो हम कहते हैं कि जो हमारे नीचे काम करते हैं या जो हमारे साथ काम करते हैं, हमें उनकी कभी भी उनकी गलतियां ऐसे नहीं बतानी चाहिए कि उनको बुरा लगे। लेकिन हाउ डू यू मेक श्योर दैट दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स? क्योंकि अगर हम उनको सिर्फ एक तरीके से पैम्पर ही करते रहेंगे कि आपने ठीक है, गलती मेरी है, गलती आपकी नहीं है, और उनको फील नहीं होने देंगे कि उनकी गलती है, तो हम इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं साथ ही साथ? ओके, सो एक तो जैसे टिपिकली इन्होंने जैसे फॉर्मेट्स अलग करे कि सोशल एस्पेक्ट अलग है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट अलग है। अगर हम यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस की बात करें तो हमारे सारे एक्सपीरियंसेस रहे वॉलंटियर बेसिस पे, कि एट द एंड वन पर्सन हैड द अपॉर्चुनिटी और रीजन टू से कि मैं काम कर ही क्यों रहा हूँ, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट वर लाइक टेक्निकली हम उन्हें पॉइंट आउट कर सकें। ये दोनों चीजें भी अलग रहती हैं। अगर अपन किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, देन वी आर एंटाइटल्ड विद आवर सैलरी एंड द रीजन कि हम वहां पे किसी चीज के लिए एंड वी हैव समथिंग टू अर्न। सो दोनों चीज को अगर बेसिक से लेके चलें तो द थिंग इज कि यू गेट द आइडिया विद इन आफ्टर 1 or 2 मिस्टेक्स कि इज द पर्सन नॉट केपेबल और इज इट बीइंग इंटेंशनल। यहाँ पे चीज आती है कि एक इंसान है, या तो जो उसको काम मिला वो उसकी कैपेबिलिटी से सरपास कर रहा है, और इतना कि वो लर्निंग करके भी उसे अचीव नहीं कर पा रहा। जैसे टिपिकली अगर मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहूँ मेरी टीम में, कि अगर कोई उसे किसी को मैंने अपने इवेंट के पोस्टर बनाने के लिए कहा एंड ही मेस्ड अप वेरी बैड, देन आई और द टीम डिस्कसेस कि ओके दिस में ये स्कोप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है। देन यूजुअली आफ्टर द फर्स्ट एडिट काफी ड्रास्टिक चेंज आता है चीजों में,
कि 90% तक गलतियां आगे तक के लिए मिट जाती है, क्योंकि वो पहली बार सबको गाइडेंस चाहिए ही होती है। उसके बाद जो टाइम मिस्टेक्स होती हैं, अगर मान लीजिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कि हर बार किसी चीज के लिए भिड़ जाना, हर बार अपने ओपिनियन को ऊपर रख के उसके लिए स्टैंड लेना कि नहीं मेरी ही चलनी चाहिए वाला, तो दैट यू गेट एन आइडिया। सो इफ यू गेट इसमें फिर आई विल कंसिडर दीज पीपल इन टू काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज। वन इज हु वांट्स टू इम्प्रूव एंड हु आर काइंड ऑफ सपोर्टिव, कि एक्नॉलेज कर दी गलती और भले सो टेक एग्जांपल ऑफ टू पीपल। One is who acknowledges his mistakes and who is doing them at a frequent rate. For example, he is messing up 50% times out of 100. And one is who does not acknowledge his mistakes, but he is doing it more than like say 30%. So out of these two, I would say that the first one will be a better team member and overall cooperative that I could get the maximum output from. कि अगर वो गलती acknowledge भी कर रहा है, so I might need more time to tell him or to teach him, guide him, train him. But at the end he'll be on the right track and he'll get this done. But अगर कोई इंसान है वो चीज समझ ही नहीं रहा है, फिर काइंड ऑफ रेसिस्टिव टू चेंज है, कि भले कोई गाइड कर रहा है तो उसको इस तरीके से लेना कि हाउ इज दिस पर्सन गाइडिंग टू मी व्हेन आई एम हैविंग ऑलरेडी द नॉलेज एंड दिस इज जस्ट वन टाइम बिट दैट आई मैस्ड अप। तो अगर अपने अंदर इंप्रूवमेंट की स्कोप रखता है तो दैट इज वेरी विजुअल, कि आपको एक दो इंस्टेंस के बाद दिखता है कि हाँ इस पर्सन की पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ रहा है, ये पर्सनली खुद कितना क्लोज कर रहा है, कितनी इसकी मिस्टेक्स का रेट जो वो कम हो रहा है। एंड इफ दैट पर्सन फॉल्स इन द सेकंड कैटेगरी, द रेसिस्टिव वन, देन right now we have the choice, the being superior, being it and volunteer service, and the maximum favor for the team would be to fire them, ताकि टीम ठीक ठाक काम करते रहे, फंक्शन करते रहे। अदरवाइज अगर एक इंसान अपने इस चीज के प्रिविलेज रहते हैं, दैट द होल टीम हु इज डूइंग द वर्क विद फुल डेडिकेशन, that finds kind of less motivating, कि अगर कोई इंसान है is getting the same value by delivering half of the task, then why are we doing so much the same thing? So that would अब मैं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये बताने की गलती कर दिया तो बार बार मिस्टेक ना हो। तो अगर हम डायरेक्टली किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं ना कि आपने ये गलती करी है, तो फिर वही आ जाता है, इंसल्ट वाली फील आएगी। तो शक्ल तो बचाना चाहता है तो हमेशा आप क्या करो, एक पर्सन के जो मिस्टेक्स है ना उसे इनडायरेक्टली करो। मान लो हमारी एक वेब एजेंसी है, हम वेब एप्लीकेशंस बना करके ना सर्विस देते हैं, तो एक कोडर ने कोड डाला जो कि स्केलेबल नहीं है, जो कि पहले हैंडल कर सकता था 500, बट हमें 5000 के लिए बनाना था तो कोड वेस्ट हो गया। या फिर नेविगेशन वेब डिज़ाइनिंग टीम को दिया और उसने नेविगेशन पैनल जो है नेविगेशन सेक्शन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया कि जो कॉमन यूज़र्स है ना वो नेविगेट ही नहीं पा रहे प्रॉपरली, यूज़र इंटरेक्शन बहुत लो हो गया, तो रीच कम हो रही है साइट की। या फिर SEO वाले बंदे ने गलती कर दी, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जाऊँगा, मैं कहूँगा 5000 को हैंडल करना था, ये 500 को हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा? ठीक है, अब उसका काम था, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो पा रहा। वो देखेगा, वो देखा ओ सर सॉरी ये गलती होगी, मैं इस पर वर्क करता हूँ। इनडायरेक्टली हुआ, उसने अपनी मिस्टेक को माना। अब मान लो कोई इवेंट है, ठीक है, उसमें वीडियोग्राफी करनी थी, अब लाइटनिंग का देखना भूल गया बंदा, पीछे से एक्सपोजर ज़्यादा आ गया, तो एक इवेंट में कहेगा अब तो एडिट नहीं हो पाएगी, पीछे से इतना ज़्यादा वाइट लाइट आ रहा है, तो अगली बार से ध्यान रखेगा। अगर और तीसरा चीज़, एज अ लीडर आपको हमेशा आउटपुट पे ध्यान देना है। कनेक्शन होना चाहिए बट इतना ज़्यादा नहीं आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाए। तो मेरा एक रूल है, जितना ज़्यादा आपको काम के बंदों की ज़रूरत है ना उससे थोड़ा सा कम रखो, हायर स्लोली, जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे हायर करो, बट फायर फास्ट। अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो फायर फास्ट, हायर स्लोली, दैट इज़ द रूल। अप टू अ सर्टेन लेवल, कि आप अगर टीम में कोई डेड सेल बन के रह रहा है, and how much is it affecting? Because very often if again saying कि volunteers कोई टीम बना रहे हैं तो उनको रखने में हमारा कुछ नहीं आ रहा, it is like वो पूरे environment को कैसे affect कर रहा है। So mostly it is very negative to much extent, so it is better to get them out of the team. तो सर जैसे कि आप हेड्स रहे हो क्लब्स के, तो देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट व्हिच यू गेट फ्रॉम पीपल व्हेन यू आर अ हेड। तो डज दैट इंस्टिल सम काइंड ऑफ ईगो इनसाइड यू? इफ सो हाउ डिड यू हैंडल दैट? आई विल से कि ईगो मुझे पहले था, क्लब का हेड बन के ईगो टूट गया क्योंकि पहले तो ये था ना कि मैं ये अच्छा काम कर सकता हूँ इतना ज़्यादा, फिर मुझे पता लग रहा था कि लाइक मैं थोड़ा सा चीज़ आउटपुट निकालने के लिए मेरी हालत ख़राब हो जा रही है। तो मैं नहीं सोच सकता कि लाइक कोई अगर एंटरप्रेन्योर हो, फाउंडर हो, तो अगर वो काम कर रहा है तो उसके पास ईगो आएगा, टूट जाता है, ठीक है, बड़े लोगों का वो ईगो तब आ जाएगा जब हर चीज़ ऑटोमेट हो जाती है ना हैंडल, या अब तो मैं ये कर लिया, तो आगे जाके आएगा। हमारा वो स्टेज आई नहीं, अभी हम छोटे स्टेज पे हैं, तो ईगो हमारा तोड़ा है क्लब का हेड बनने के बाद, rather than तोड़ने की वजह। I would say कि
आई डोंट थिंक एनी इगोइस्टिक पर्सन वुड अग्री दैट ही इज इगोइस्टिक. तो अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ, then that still leaves with two possibilities: am I or am I not? But I'll say कि egoistic, I will say that instead of egoistic you could have asked entitlement, that how entitled do you feel that okay I am like be the club be the head of a club or be the overall placement coordinator. So एक होता है कि आप ट्रीटमेंट अलग एक्सपेक्ट करो, तो उसके लिए तो ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं कि क्या पूछो, बट स्टिल द इंटाइटलमेंट दैट आई एम द ओपीसी, आई एम आई सपोज टू डू दिस, एम आई सपोज टू लाइक बिहेव लाइक दिस इन सोशल सर्कल, जहाँ पे कोई जूनियर या कोई और हो सकता है इन इनफॉर्मल वे that might be observing me, so am I there? So उसके लिए मेरे को सर ने शुरू में बोला था, जैसे in the third year when I was given the post, then he specifically told us that now you are not just any normal person, you have this entitlement, so have this and this you have to represent throughout the your day. So अगर आप यहाँ पे सेल में या किसी फॉर्मल इवेंट में काम कर रहे हो, then you look good, आप सारा काम कर रहे हो, but apart from that also your all the actions you are doing are डायरेक्टली इंटाइटल्ड टू द टाइटल यू हैव. सो अगर किसी भी वर्क प्लेस में कोई भी एक इंटाइटल मिलता है आपको, तो आप फॉर एग्जाम्पल यू डू एनी एक्टिविटी, बहुत फन एक्टिविटी नॉर्मल स्टूडेंट्स या करते हैं, बेसिकली वही कि एक जगह आप कंफर्टेबली बैठ पाए, फॉर एग्जाम्पल से टी स्टॉल्स हैं, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो बिफोर दैट इट वॉज वेरी ओके कि हाँ बैठ के गप्पे मार रहे हो, बहुत लाउडली बोल रहे हो. आफ्टर दैट यू स्टार्ट फीलिंग कि ओके आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, आई एम सपोज टू बिहेव. फॉर एग्जाम्पल कहीं जा रहे हैं, भंडारे की लाइन में लग रहे हैं, ओके आई कुड स्किप गोइंग टू द भंडारा, वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे एज एन ऑफिस जाना. फिर ऐसे दोस्त भी पॉइंट आउट लगे कि ठीक है तो ऑफिस तो ये करेगा, तो दैट इज अप टू वेरी मिनिमल लेवल फॉर द सेक ऑफ द टाइटल ओनली, कि अगर ये मुझे दिया गया तो आई हैव टू रिस्पेक्ट इट. बट आई वुड से दैट स्लिप्ड इन माय पर्सनैलिटी. That was more of thing कि I am accountable for the work and I am having all this. तो भले कोई गली में मिलता है कि ओके आप ये काम कर रहे हो, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो टिपिकल ज़्यादा रहता था. मुझे लगता था कि जितना मैंने लिया कि प्लेसमेंट्स क्यों नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, ओके वी विल वर्क ऑन दैट, वी आर कॉलिंग मोर कंपनीज, वी आर रीचिंग आउट, सो दैट इज हाउ दैट. Did your studies suffer because of these clubs? Yes. One fine answer, yes, a lot. And would I have done better if I was not in the academic, in the cell or this work? Maybe no. I would have done the same, might be, depending on where would I have invested the time. See, if I had prioritized academics कि मेरे को यहाँ जाना है, academics are okay, again two different thing. First year में जो student आता है तो उसके academics होता है क्लास में कितना जा रहा है, क्लास का कितना पढ़ रहा है. यहाँ पे जब नहीं आता है ओके आई कार्ड मिल गया, अब लाइब्रेरी से बुक इशू कराते हैं, मेजर के टाइम पे बुक रेफरेंस बुक्स क्या क्या दी गई है सिलेबस में, एक बार को तो गो थ्रू होता है एटलीस्ट फर्स्ट सेम में. लकीली आई गेव द ऑफलाइन एग्जाम्स फॉर सिस्टम, सो आई वेंट थ्रू ऑल दिस. तो तब तक तो था. उसके बाद धीरे धीरे चीज आती कि ओके इस चीज जैसे जैसे काम बढ़ता है तो ये चीजें हटती हैं आपकी कि आप डिफाइंड स्पेस पे प्रेजेंट नहीं हो सकते. एक टाइम है, क्लास का डिफाइंड टाइम है, दैट टाइम यू हैव टू गिव फॉर एनी इवेंट और एनी मीटिंग, तो वहां पे क्लैश होंगे. तो उसके साथ ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि ओके दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, आई माइट मिस क्लास एंड स्टिल आई कैन डू गुड इन एकेडमिक्स. So that was thinking okay once the day is wrapped I can do studies. हालांकि ये चीज़ है कि काम तो कभी खत्म नहीं होता. अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे रात को भी टाइम देना पड़ेगा. बट इन माई केस आई वुड से कि इट सफर्ड, आई वुड हैव डन बेटर बिकॉज एट दैट टाइम आई वुड हैव फेल्ट कि मैं खाली हूँ. अगर मैं एकेडमिक्स में भी नहीं कर रहा तो क्या कर रहा हूँ. दिस गिव मी बैकअप कि ओके एटलीस्ट अगर एकेडमिक्स में 80 से 90 या फिर थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसके नाम पर कर रहा हूँ, तो थिंग्स आर गुड. सो आई ऑब्वियसली सफर्ड बट इट डिडंट मैटर टू मी दैट मच कि मेरी अटेंडेंस जा रही है, मेरे एकेडमिक्स जा रहा है, तो आई फेल्ट गुड. Did it matter to you, sir? One fine answer, yes. It mattered. So do you regret it? I won't regret it क्योंकि पहले भी मैं थोड़ा ऐसे ही था, लाइक बुक वॉर्म टाइप का. अगर रहता तो बस जैसे ज़्यादा क्या DSA कर लेते, ठीक है, जो सारे के सारे कर रहे हैं. बट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हाउ टू लिव लाइफ, जो रहता है ना कि लाइक आप 30 के हो जाते हो, 40 के हो जाते हो, बट आप माइंड से ग्रो नहीं करते. आपको पता होना होता है डिफरेंट एस्पेक्ट का. तो मैं कहूँगा जो जो चीज़ें मैंने इनकाउंटर करी उससे थोड़ा लाइक मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लोगों से डील करना, कम्युनिकेट करना, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे सोशली हो, और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहे सोशल का हो चाहे इसका हो, और मुझे एग्जैक्टली करना क्या है ना. इसीलिए नहीं करना हमें DSA की, DSA ज़रूरी है कंपनी में प्लेसमेंट के लिए. इसलिए करना है कि लाइक उससे करके लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है. माइंड अगर आप कुछ भी कर रहे हो, इफ़ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स
ज़रूरी ऐसे करनी चाहिए। लाइक एक स्टेज जॉब्स का है कि लाइक कुछ करो ना करो, एक बार तो कोडिंग करो, क्योंकि आपकी माइंड जो है ना, माइंड की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। पर ऐसे जाता है कि लाइक मैथमेटिक्स सीखने का कहते हैं कि लॉजिक नहीं है, बट लॉजिक यही है उसका कि आप माइंड से कितने वेज में सीख सकते हो, कितने वेज में सोच सकते हो। लाइक हम पहले लाइक 10th क्लास में ट्राइंगल्स के प्रूफ दिया करते थे ना, यूक्लिडियन प्रिंसिपल के प्रूफ दिया करते थे, उसमें 3-4 मेथड्स होते थे। वो मेथड्स इसीलिए कराए जाते थे कि हम डिफरेंट माइंड से डिफरेंट वेज में थिंक कर सकें। तो थिंकिंग एबिलिटी ग्रो करने के लिए यस यू शुड कोड टू बिल्ड योर लॉजिक। तो अगर मैं इन सब में नहीं रहता तो मैं कोड कर रहा होता बहुत एग्रेसिवली। आई वॉज इनटू लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। मैंने 2-4 बार कितने बार स्टार्ट करा, लेकिन काम आने की वजह से वो रुक जाता था। तो यस इट अफेक्टेड माई स्टडीज़, बट अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। शायद मैं रोबोट बन जाता, पैकेज या पैसों के पीछे भागता। अभी मेरे गोल्स पूरे अलग हो चुके हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, एंड आई विल श्योरली डू इट। तो अभी आपका गोल पैसे नहीं, पैसे गोल नहीं है, पैसे इज़ लाइक जैसे वो रहता है ना कि पैसे स्कोर है, जैसे सबवे सफ़र खेलते हैं। गोल तो रन करना है और उस पुलिस वाले से भागना, स्कोर तो अपने बनता जाएगा। वाह। ओके सर। तो सर आप दोनों प्लेसमेंट सेल से फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्टेड हो, तो हर साल स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, तो आपको क्या वो फैक्टर्स लगते हैं कि स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी प्लेसमेंट रह जाती है, और क्या वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम डिवोट कर देते हैं और कुछ चीज़ों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं? तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? Yeah, very good context to this question you gave is that are involved with placement cell. So that I would say कि ये reference नहीं होगा कि हम किस college की placement cell से related है कुछ भी, because being on the back side of this process gives a whole another aspect जो एक front end से student को बिल्कुल clear नहीं होगा। फ्रंट एंड का स्टूडेंट हो 3 साल तक, फर्स्ट ईयर टिपिकली दे इन्वेस्ट इन लाइक एंजॉयिंग एक्सप्लोरिंग, सेकंड ईयर में थोड़ा थोड़ा अपन डिफाइन करते हैं, थर्ड ईयर में दे गेट सीरियस क्योंकि सीनियर्स जो है वो फाइनल प्लेसमेंट में बैठते हुए दिखते हैं उन्हें, एंड देन फाइनली दे कम टू द प्रोसेस face to face only in the final year. Now the very good thing is we came to know about this in our second and third year, and also to get like more of the placements we had more collaborations, not just events we did for the students, like we had to like contact or consider how other placement cells are working to optimize the efficiency of our working. So उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आई। एक तो बहुत बेसिक चीज़ ये है, यहाँ पे इवन काफ़ी प्लेसमेंट्स को हेड किया है, यहाँ पे देखा है उनको लाइक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट किया है, सो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट कि वो किस में जा रहे हैं अभी। दैट इज अ वेरी जेन्युइन थिंग कि बच्चों को ये दिखता है कि अभी देखो हमें नौकरी चाहिए, एंड वेरी टिपिकल आइडिया इज कि मार्केट इज डाउन एज ऑफ 2025। टेक्निकली काफी अब तो काफी बेटर है कंपेयर टू सीनियर्स जो 2024 के बैच में पास हुए थे, उनके लिए तो काफी लो था। द प्लेसमेंट स्टैट्स वर आल्सो नॉट वेरी मच इंप्रेसिव कंपेयर टू दैट, इट इज वेरी वेरी गुड, बट थिंग इज द बेसिक थिंग्स कि दे आर नॉट अवेयर कि उन्हें किस चीज के लिए जाना है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर मैं टेक्निकल चीज में नहीं घुसना चाहूँगा कि कुछ रूल्स स्किप कर देते हैं कि प्लेसमेंट सेल ने ऑन कैंपस बैठने के लिए क्या क्या रूल टिक कर रखे हैं, किसी ऐसी कंपनी में उन्होंने बैठ लिए जिनमें उन्हें जानना था, एंड लकीली दे गॉट सिलेक्टेड, नाउ दे आर डिबार्ड फॉर द नेक्स्ट 2 प्लेसमेंट ड्राइव्स जिनमें से कोई बहुत अच्छे आ सकते हैं जिन्हें उन्हें जाना था। द लैक ऑफ नॉलेज आई वुड से कि उन्हें लास्ट तक भी चीज़ों का पता नहीं होता कि ओके क्या कैसे स्लैब सिस्टम है, कैसे कुछ है जो कि विजिबल होता है। डॉक्यूमेंट जो सेल की इन्फोज या FIQs वगैरह होते हैं उनमें प्रेजेंट है सारी चीज़ें, बट दे डू नॉट गो थ्रू दोज वीडियोस। अगर मैं सिर्फ एक बार के लिए आता हूँ अब प्लेसमेंट्स के ऊपर कि एक दिन है जिस दिन कंपनी आ रही है, उस दिन स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, व्हाट अफेक्ट्स देयर आउटपुट कि क्यों एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, क्यों एक नहीं हुआ। सो ट्रेंड आई हैव सीन इज द प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट, and that presentation is also visual, and the way you are presenting yourself in terms of communication. So it is acceptable as of now कि communication is the key. ये लाइन हम बहुत सुनते हैं, पर जो हिट करती है ना, जब वहां पे जाओ आप और 3-4 प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो, सब कुछ ठीक हो रहा है, आपका सारा DS से कोडिंग सब कर दिया, एंड देन यू लैग ऑन दिस वन फैक्टर, एंड देन योर कलीग हु यू नो कि उसको आपने सिखा रखा है सारा, एंड देन ही सरपासेस यू एंड ही गेट्स ऑफर, देन यू थिंक कि ओके आई शुड हैव वर्कड ऑन दैट। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे आप तुरंत काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि इन स्किल्स को कवर करने में आई वुड वैल्यू देम मोर देन टेक्निकल टर्म्स की एक बार के लिए 1-2 महीने 3 महीने के लिए आप लॉक इन करके कोई स्पेसिफिक स्किल एटलीस्ट एक एक्सटेंट तक सीख सकते हो जो आपकी टेस्ट होगी ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन। बट दीज आर थिंग्स जो आप जिसके लिए आपको सोशल इन्वायरमेंट चाहिए, जिसके लिए आपको टाइम चाहिए, आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को अडेप्ट होने के लिए, तो दैट इज। एंड द सेकेंड थिंग इज कि उस
for example, if I am talking about students working in a placement, then most of them are not even aware कि वो किस चीज़ के लिए जा रहा है, किस कंपनी के लिए जा रहा है, किस प्रोफाइल के लिए जा रहा है. They're like, okay, there are very limited jobs. A company who is making a student, for example, BTech CSC or ME students eligible, कि आप आ सकते हो, they just fill out the form. तो अगर वहाँ पे बैठ रहे हैं और इवन इफ दे आर गिविंग अ ट्राई, दे डोंट इवन गिव 100%. कि कंपनी, बेसिक थिंग इज कंपनी का ओवरव्यू होना, कंपनी कैसे फंक्शन करती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्री प्लेसमेंट टॉक ओनली. कि HRs have a very different image of the students who ask them follow-up questions, and that is told to them but also very much neglected by the students. कि उन्हें बताया जाता है प्री प्लेसमेंट टॉक से पहले कि आप पूछिए कंपनी के बारे में पता करके, but still this is neglected. So these are the tiny factors that help very much. Then again it is luck also plays a very crucial role, especially on campus placements. But वो control से बाहर है तो उस चीज़ पे कुछ कह नहीं पाएंगे. And in terms of improvement, what I could say is, what else? इंग्लिश कम्युनिकेशन. या इंग्लिश तो मेजरली ये रहता है कि कंपनीज की कुछ रहता है कि हमारे फॉरेन में क्लाइंट्स, हमारे टाई अप्स हैं, एंड वी वांट, देखिए अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो दिस फील्स रियली लाइक अनजस्टिफाइड कि आप एक फ्रेशर से इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर अ वेरी बेसिक पैकेज, और ही इज नॉट गोना लीड द टीम ऑन फ्रॉम द डे वन, एंड ही कैन थिंक एंड ही कैन लर्न दीज थिंग्स. अगर ऑनेस्टली कहूँ तो सीख सकता है वो. कंपनीज में जाके फर्दर ट्रेनिंग्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं. बट थिंग इज देयर इज कॉम्पिटिशन, देयर हैज टू बी अ वे ऑफ सिलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आते हैं हम, तो वी आर नॉट using the Pythagoras theorem in our daily life, but that was a filter that we passed in 10th 12th and then further competitive exam. तो कंपनीज का ये रहता है, ठीक है सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनकी टेक्निकल स्किल्स देख लो, ऐसे वो जो काम कराएंगे भले ही उससे बहुत ज्यादा सरपास करा के ले लेंगे टेक्निकल टेस्ट. सेम गोस फॉर कम्युनिकेशन की कौन सा उन्हें अभी ही मीटिंग कराने, बट स्टिल दे वांट कि बेस्ट मिले. आप सर कुछ ऐड करना चाहो? मैं एक एक्सपीरियंस कहूँगा, लाइक सेकेंड ईयर में जब अपन थे तो ये शायद क्लब के कोऑर्डिनेटर थे स्पीकर के, बट उस टाइम पे एक हुआ था अभ्यास प्रोग्राम, जो कि मॉक एंट्रीज का प्रोग्राम था. तो जो हमारे सीनियर थे और उस टाइम के ओपीसी योगेंद्र, उन्होंने कहा था कि तू आजा एक बार तो देख लिया, वॉलंटियर कर लिया. तो मैं उसमें देखा था, तो पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी थी. GDs हो गए या फिर इंटरव्यूज़ हो गया, तो मैंने जो देखा, बहुतों को कोड लिखना तो आता है, बट सबसे मेन जो आता है GDs में बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट होता है. अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो आपकी थिंकिंग लॉजिकल और एनालिटिकल उतनी अच्छी नहीं हो पाती, आप फैक्चुअल में लैग कर जाओगे, क्योंकि आप कोड कर रहे हो बट जनरल नॉलेज आपकी नहीं है, करंट अफेयर्स आप नहीं है, लिव नहीं कर रहे हो डे टू डे लाइफ में. उसके बाद आ जाता है लाइक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी भी हो, बहुत हो, तो आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो वो उस टाइम पे नर्वस हो जाओगे, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, तो आप परफॉर्म नहीं करोगे. जो बंदे जिसे नहीं आता वही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिससे आता है वही परफॉर्म नहीं कर पा रहा. तो दोनों एक जैसे तो नहीं है, बट बाहर से मार्क्स तो एक जैसे ही लगेगा ना, क्योंकि यू बोथ ऑफ देम डिडंट परफॉर्म ऑन द डे ऑफ रिक्वायरमेंट और डे ऑफ जजमेंट कह सकते हैं. तो सबसे पहले, और दूसरा यहाँ पे वैल्यू अटायर को दी नहीं जाती. अटायर मैटर करता है और हाइजीन बहुत मैटर करता है. ठीक है, अगर फॉर्मल ड्रेस का है तो फॉर्मल ड्रेस पहनो. ओके, आपको लाइक मिड राइज पेंट्स नहीं पहने. ओके, जो पहन लेते ना वो लुक्स करता है बहुत ज़्यादा चीप. ठीक है, आपको तोता बन के नहीं आना, ऊपर ग्रीन पहना है नीचे पिंक पहना है. यू शुड नो हाउ अ मैन शुड वेयर फॉर्मली, हाउ वुमेन शुड वेयर फॉर्मली, क्योंकि ड्रेस मैटर करता है. आपका फर्स्ट इंप्रेशन हर एक इंटरेक्शन में मैटर करती है. तो यू शुड ड्रेस प्रॉपरली फॉर्मली. ब्लैक पैंट्स हो गए, वाइट शर्ट्स हो गए, या नेवी ब्लू शर्ट हो गए, या ग्रे शर्ट्स. यू शुड सर्च योर सेल्फ कि क्या होता है प्रॉपर फॉर्मल अटायर्स. जैसे कि ये हो गया, काफ़ी अच्छा लुक है तो फॉर्मल में चलता है. दूसरा शेव करता है कि मैटर नहीं करता, बहुत मैटर करता है. HR देखता है पहले, अगर आप इनके बावजूद सिलेक्ट हो गया ना, तो उसे आपसे मजदूरी करानी है, काम नहीं. ठीक है, तो खुश मत हो कि मैं सिलेक्ट हो गया, वहाँ पे फिर प्रमोशंस नहीं होंगे, इंसेंटिव्स नहीं होंगे, ये होगा. उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए जिसे काम आता हो और जो हमारे साथ 4 साल या 5 साल के लिए फंसा रहे. ठीक है, तो खुश नहीं होना कि ये सब मैटर नहीं करता, ये सब मैटर करता है. अगर कोई अच्छी कंपनी है जहाँ पे चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है, सुधारनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट है, कोई और ज़्यादा नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है. मैं कहूँगा आपको सिर्फ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी चाहिए, आपको हर एक आइडिया को एक्सप्लेन करना अच्छा चाहिए. एक्सप्लेनेशन करना सीख लो, ओरल एक्सप्लेनेशन जैसे हम बायो देते हैं, तो ओरल एक्सप्लेनेशन, अटायर वेल, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल थिंकिंग जिसमें GDs आ जाता है, GDs ज़रूर करो, ज्वाइन स्पीकरथॉन क्लब अगर एग्जिस्ट करता है. ओके, इसके बाद हम आगे चलेंगे
कॉन्फिडेंस जो कि लैक करता है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है कि एक दिन पहले आपने कुछ जड़ी बूटी पी ली और आ गई, या फिर आप उस दिन परफॉर्म करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बस इतने में काम हो जाता है। हाँ, लास्ट चीज़ नेगोशिएशन। आपको लगता है कॉन्फिडेंस आता है, नेगोशिएशन स्किल बता देते हैं आप कॉन्फिडेंस है। अगर आप 50,000 जॉब के लिए डिजर्व करते हो, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए उसने लिख दिया कि 25,000, लेकिन आपको लगता है कि इसके लिए 50,000 मिलने चाहिए। अगर 4 बंदे मान गए ना, आपको डर लगेगा ये 4 तो मान गए, अब इन्हीं को लेंगे। लेकिन जाओ, यहीं पे एक केस था, एक सीनियर थे, 12 लाख का पैकेज था। ये ईयर अभी की बात नहीं चली ना 24 की, ये 22 या 23 का ईयर था। तो वो गए, उन्होंने कहा लाइक इतने नहीं, मुझे 16 चाहिए, वरना मैं नहीं करूँगा। उन्हें 16 का पैकेज मिला और दूसरे को 12 का मिला। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से। तो नेगोशिएशन स्किल भी आप में होना चाहिए। तो आप सब्जी जाओ, मार्केट, कपड़े खरीदने जाओ, छोटे छोटे नेगोशिएशन करके देखो। जब भले ही आप फेल हो जाओगे ना, मान लो आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, आपको नहीं पता, एज अ बॉय नहीं पता होता ये कॉटन है या लाइक्रा है या पॉली कॉटन है, कौन सा यूज़ किया हो, बट जस्ट टच करोगे ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है। डायरेक्ट कम करो तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्किल्स होते हैं, आप नेगोशिएशन स्किल्स सीखोगे। गो इन द मार्केट, जंप इटसेल्फ एंड लर्न नेगोशिएशन स्किल, क्योंकि ये ज़्यादा प्रमोशन में मैटर करते हैं। दैट्स इट। एक बैकएंड के तरीके से अगर देखना चाहो तो आई रियली फील, जो आपने एंटाइटल वाला पूछा था उसमें ये कि अब स्टूडेंट्स अगर मेरे से एंटाइटल की वजह से पूछते कि नौकरियां क्यों नहीं आ रही, देन आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द परफॉर्मेंस दैट स्टूडेंट गिव, कि रियली कि स्टूडेंट्स वो लास्ट मोमेंट तक उनके रिज्यूमे अपडेट नहीं हो रहे। दे आर लेजी इनफ टू नोट अपडेट द रिज्यूमे जो उन्होंने 2 महीने पहले किसी कंपनी में दिया था। दे आर नॉट वर्किंग ऑन द रिज्यूमे बिल्डिंग। तो जो चीज हम बता रहे हैं दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, जो आपको इंटरनेट पे कोई भी नॉर्मल सीनियर भी गाइड कर सकता है, बट इट इज समवट जो लोगों को हिट नहीं करती है। जैसे कि इट इज लाइक पेरेंट्स कहते हैं हमें कि फोन ने बर्बाद कर रखा है, एंड वी नेवर एक्सेप्ट ऑन दैट ऑन देयर फेस, बट वी नो कि हमें कितना ज्यादा फोन ने बर्बाद कर रखा है। सेम थिंग कि जॉब्स कम है, बट सीरियसली अगर कोई द लक वाला फैक्टर के अलावा अगर उसको हटा दे तो सीरियसली जितने बच्चों को जॉब चाहिए, इफ दे वर्क हार्ड इनफ फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया, देन दे डेफिनेटली डू। एट द एंड लोगों को पता है, भले वो खुद को जस्टिफाई कर दे कि ओके आई वर्क वेरी हार्ड बट मैं इस चीज में रह गया, वो रह गया, बट दे नो कि कहाँ रहे और वो चीज जेन्युइन थी। जैसे अब भी पर्सनली मुझे चीज हिट करती है ज्यादा, जैसे कि ये नोट्स आते हैं कि कंपनीज जो है, रिक्रूटर्स जो हैं, वो फॉलोअप नहीं देते हैं अगर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे तो कोई वेट कर रहा है आपके फॉलोअप का। सो आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड thinking about students POV. Now that I have done my internship and I have seen these things from the back end, then obviously an HR is like interviewing itne sare people for that specific post. He'll reach out to those who are selected. Why is he entitled to follow up कि आप नहीं हुए? It is a good thing अगर वो करता है, that is a good thing, but you cannot expect them कि आप उन्हें भी follow up दो। You can expect them कि वो कम चीजें पूछे। वो क्यों कम चीजें पूछेंगे जब आपकी बैच में 60 बच्चे उस चीज के लिए फाइट करें जिसके लिए उन्हें एक चाहिए? व्हाई वुड दे गो विद द बेयर मिनिमम? दे वुड सी कि ठीक है चलो हमें चाहिए थी इसके लिए, इससे और भी ज्यादा आती है, हमें एक नॉर्मल हिंदी कम्युनिकेटर चाहिए था, इससे अंग्रेजी भी आती है, बढ़िया तरीके से डील करेगा, कंपनी के लिए एक एसेट होगा। व्हाई वुड दे सेटल फॉर द बेयर मिनिमम? सो इट इज अ टफ फाइट कि आपको वो चीजें देखनी होती कि अच्छा सिर्फ ये चीजें आती है तो मुझे भी आती थी, देन व्हाई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। यू सी द कंपटीशन ऑन कैंपस प्लेसमेंट, बीट ऑफ कैंपस, and then you have to work hard. These are the basic parameters that anyone know getting in the field, and then they should excel on this and really work on this rather than saying कि हम काम कर रहे हैं। Okay, sir. तो जैसे कि अभी एस्टैब्लिश हो गया कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको नेगोशिएशन आनी चाहिए, आपको ग्रुप डिस्कशंस के अंदर पार्ट लेना चाहिए, तो इससे भी ज़्यादा और कोई चीज़ें हैं जिससे आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाओ और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ पाए? क्योंकि ग्रुप डिस्कशंस के अलावा अगर और कोई चीज़ें हैं तो आप उसको मेंशन करना चाहोगे? लाइक क्या पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों के अंदर? बहुत ज्यादा वैल्यू इंप्रूविंग हो सकती है पब्लिक स्पीकिंग वाला डोमेन जो है, बेसिकली एड्रेसिंग टू द पीपल जिसका आपको पता है कि हाफ ऑफ देम वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट बट स्टिल दे आर प्रेजेंट। तो एक चीज होती है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड आई गेट दिस सेंस कि आप मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड स्टिल आई एम एबल टू कैरी दैट कन्वर्सेशन, पुट मैक्सिमम एफर्ट कि उस चीज को मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊं, तो अगर मैं बना पाता हूं दैट इज अ विन विन। दैट इज सो आई वुड से दैट आई हैव बिकम द कम्युनिकेटर दैट आई नीडेड टू बी, कि एक अनइंटरेस्टेड पर्सन को भी मेरी बातों में इंटरेस्ट आने लग गया, दैट आई वांटेड हिम टू बी इंटरेस्टेड फॉर माय पर्सनल बेनिफिट, बट स्टिल इंडल्जिंग इन अ कन्वर्सेशन दैट इज टफ फॉर यू टू कैरी, दैट बिल्ड समथिंग इन यू, कि आपको पता लग रहा है कि कैसी चीजों को फेस करता है, द टिपिकल हेजिटेशन, बिकॉज वंस यू पुट अथॉरिटी इन समवन कि ही इज सुपीरियर, ही इज द वन हु विल बी ईदर सिलेक्टिंग और नॉट सिलेक्टिंग मी, देन यू गेट दिस एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ impressing them, and then if you are not chill and if you are under pressure, then you get nervous and you mess up even what you have done normally.
सो जो नर्वसनेस और उन चीज़ों को किक इन करने वाला, उस चीज़ में पब्लिक स्पीकिंग गिव्स यू रियली एन एज टू यू, कि आप आगे जाके बात कर रहे हो, यू आर वेरी मच, आप खुल के बात कर रहे हो बेसिकली, राइट। अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल के लिए कहा है, तो इसमें तो आप जैसे बात करें कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए, तो वो जनरल कम्युनिकेशन स्किल लेते हैं जो कि सोशल कम्युनिकेशन को लेते हैं। तो इसमें आता है हमें जो हर एक बंदे को पसंद है, छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को, बचपन से लेके बूढ़े तक को, क्या गैस करो? कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या चीज़ पसंद है सबको? सुनना पसंद है, गैस करो। कहानियाँ सबको ना, छोटे छोटे बड़े बड़े कहानियाँ या किस्से, यही सुनना पसंद है। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वी बिकम रोबोट्स की नहीं है क्या, हम बात क्यों नहीं कर पा रहे? तो जिस चीज़ में हम कम्युनिकेशन में वीक है ना, वो है स्टोरी टेलिंग। अगर हम स्टोरी टेलिंग और साथ में इमोशंस को समझ लें, वी कैन बी द बेस्ट कम्युनिकेटर। इसके साथ आता है जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कहाँ वो लाउड ही बोलते हैं, उन्हें पता नहीं होता कहाँ धीरे बोलना है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़े सेल्फ अवेयर रहते हैं, बट डरते हैं हर सिचुएशन में कि कहाँ लाउड बोलना है, वो हमेशा धीरे बोलते हैं, वो लाउड बोलना भूल जाते हैं। तो एक टर्म आती है सोशल डिस्क्रिशन। क्या आती है? सोशल डिस्क्रिशन। कि हर एक बंदे को, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है या बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, जो कि सेल्फ अवेयर है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, दोनों को आनी चाहिए सोशल डिस्क्रिशन। जब आप जिस सिचुएशन में, मतलब सोशल सिचुएशंस में हो, जैसे पार्टीज़ में हो, तो अगर म्यूज़िक चल रहा है तब तो आप थोड़ा लाउड बोलोगे सुनाने के लिए। हमारी कम्युनिकेशन इतना होने सके कि जिसे हम बात कन्वे कर रहे हैं ना, वो सुन ले, उससे ज़्यादा थर्ड मेंबर तक नहीं जानी चाहिए। दिस इज़ नोन एज सोशल डिस्क्रिशन। अगर पब्लिक स्पीकिंग है, वहाँ मैं जाके बोलूँगा कि हाँ कैसे हो, ठीक है, अब मैं उसमें तो डाल नहीं सकता कि वो सुने। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मैं बोलूँगा हाँ कैसे हो बताओ, ठीक है, ये होता है सोशल डिस्क्रिशन। लेकिन जैसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें इतनी वॉइस काफ़ी है कि आप सुन लो, मैं सुन लूँ, तो सिचुएशन के हिसाब से रहता है सोशल डिस्क्रिप्शन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन है या फिर हमारा पब्लिक स्पीकिंग है, तीनों में डिफरेंट होता है और तीनों में स्टोरी टेलिंग डिफरेंट होता है। 1-to-1 कम्युनिकेशन में आपका स्टोरी टेलिंग आ जाता है कि उसके इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट, फिर ग्रुप चला गया तो ग्रुप में कॉमन इंटरेस्ट पे काम करते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग चला गया तो एक क्राउड के कॉमन इंटरेस्ट पे काम करते हैं। फिर स्टोरी टेलिंग के जो फॉर्मेट है उसमें इमोशंस को समझना, कि हम लगते हैं कि हम बॉयज़ है तो इमोशंस नहीं समझेंगे। फॉर अ कॉमन एग्जांपल, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ग्रुप में बैठे हैं बट कोई एक टॉपिक आ गया, जैसे कि कभी बार ये रहता है ना कि हम खड़े हैं, जस्ट हाथ मिलाया और कोई बात चली, और वो बात हम खड़े खड़े 1 घंटे 1.5 घंटे चल जाती है, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली स्टोरी टेलिंग हो जाती है। हमेशा देखना, पक्का स्टोरी इन्वॉल्व होगी और इसमें राइड ऑफ इमोशंस होंगे, 2 से 3 इमोशंस तो कॉमन होंगे जिनसे बंदा कनेक्ट कर पा रहा है। जैसे ये चीज़ होगा ना, वो अच्छी बन जाता है कम्युनिकेशन की, क्या बात हुई थी उस टाइम। ओके, ऐसे ग्रुप में होता है या फिर आप किसी के साथ हो उनके साथ। ओके, तो स्टोरी टेलिंग मैटर करती है। स्टोरी टेलिंग के गूगल कर दे, कुछ कॉमन रहते हैं आपको। अगर मान लो सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो एक कहा जाता है मल्टी थ्रेडिंग रूल, मल्टी थ्रेड्स। जैसे धागे होते हैं ना, जैसे धागे बुने जाते हैं स्वेटर को बुनने के लिए, वैसे आपको स्टोरीज़ बुननी आनी चाहिए। लेकिन अगर स्टोरीज़ बेकार है ना, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी बंदा कभी बार सुनाते जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई सुने। हर बंदा सुनना चाहता है, ठीक है, वो दूसरे को देखता नहीं है, बताना चाहता है। तो कोई होता है ना कि तू बहुत बोलता है, दूर रहते हैं बंदे, क्योंकि वो अवेयर नहीं है दूसरे की बातों को, वो चाहता है कि कोई मेरी बातें सुने। बट एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है, वो देखता है सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, उसने थ्रेड को कट करा, दूसरा थ्रेड थ्रो करा। ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होता है। फिर अगर जो थ्रेड कॉमन इंटरेस्ट में आ गया, चाहे इंटरपर्सनल हो, उस थ्रेड को आगे लेके चलो, डेट्स इट, विद सोशल डिस्क्रिप्शन। So sir, my final question to both of you is, if you were to live your college life again from first year, how would you live it? Okay. Good. Very good question actually. But the thing is, I might not be in a very good place to answer, because right now I'm literally saying it. I'm very, very grateful for what I have right now, and I'm very, very kind of say I don't have any wants that I needed to change something. And an additional philosophy that I'm having right now is that even there are some things that I didn't want it to happen to me, but those are the things that made me what I am myself today. तो अगर मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं थी या जिनकी वजह से मैं सीखा, बेसिकली कंफर्ट जोन से बाहर आते टाइम किसी को अच्छा लगता है, दोज आर थिंग्स कि आपको बहुत अनईजी फील होता है, बट देन आई एम हैप्पी कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं उन अनईजी चीज़ों की वजह से हूँ।
फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड थिंग यू कुड बी आस्किंग इज कि मैं GGV में क्यों आया, फिर मैं इस इंस्टीट्यूशन में क्यों आया, मैं किसी और बेटर इंस्टीट्यूशन में जा सकता था क्या, या फिर वहाँ पे कोई बेटर कोर्स परस्यू कर सकता था जिसमें ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती, या फिर अगर मेरे को अब मैनेजरियल चीज़ें पसंद है तो वुड आई लाइक टू मॉडिफाई इट कि मैं शुरू से ही किसी मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर अ बैचलर्स इन मैनेजमेंट और something like this. But my answer is no to all those questions because firstly in the initial stages जब मैं यहाँ पे आया था तो the social circle I found in the first and second year I was very happy and all that. Then the thing is the typical thing कि आपके साथ वो लोग हमेशा कंटिन्यू नहीं करते हैं. तो at the end of the 4 years the very concise people I have filtered out which I want and I am pretty sure will stay with me for the lifetime. That is a very crucial aspect कि अगर मैं कहीं जाता तो वो नहीं होते में भी. Another thing is कि यहाँ पे जो चीज़ें सीखी हैं अगर मुझे वो चीज़ें आसानी से मिल जाती है फिर कोई मुझे ज़्यादा ही गाइड कर देता तो वो चीज़ें मुझे करनी नहीं आती ऐसे वाला, तो एक वो फैक्टर भी रह जाता है. तो उस चीज़ की वजह से I really say कि I am happy with where I am. I aspire to be somewhere else. I aspire to be better than what I am today, but I am okay with what I am right now. मैं तो कहूँगा कि मैं बहुत सारी चीज़ सीखना चाहूँगा जो सीख नहीं पाया ड्यू टू डिप्रेशन. लाइक डिप्रेशन एक लैक ऑफ मोटिवेशन कि जैसे गेम डेव स्टार्ट करी थी अब वो चला नहीं तो मैंने छोड़ दिया, मैं खाली बैठ गया कि अब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है. तो अगर मैं शुरुआत से करना चाहूँगा तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट ईयर, अगर मैं अपनी बात करूँ कि 4 साल कैसे, तो फर्स्ट ईयर में मैं स्टार्ट करूँगा सीखना वीडियो एडिटिंग. सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में SEO इम्पोर्टेंटली, और मैं कोई इंटर्नशिप लूँगा 5,000 की हो 10,000 की हो जब थोड़ा आ जाएगा प्रोफेशनली, क्योंकि एक ना रैप पोर्टफोलियो बिल्ड होता है आपका. क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग पे ट्राई करा था, नहीं मिलता क्योंकि पोर्टफोलियो लैग कर जाता है. पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद, रिव्यूज़ बिल्ड करने के बाद मैं फुल टाइम फ्रीलांसर करूँगा डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड पे. ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो कर सकते हो. फिर सेकंड ईयर के स्टार्ट होते ही इतने पैसे चाहिए होंगे मुझे मिनिमम, अगर आज के टाइम में कहो, अगर आप इंजीनियर हो ना तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए एक अच्छा लैपटॉप के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं अनएक्सपेक्टेड कब किस चीज़ पे किस फील्ड पे काम करो. तो 1 लाख रुपए तो देने होंगे. 30-40 हज़ार में काम नहीं चलेगा, सिर्फ DSA करने से बात नहीं बनती. ओके, तो एक अच्छा लैपटॉप जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकूँ. और मैकबुक तो मत ही लेना, ठीक है, 70,000 के मैकबुक में सब कुछ नहीं होता. अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 1.5 लाख प्लस जा सकते हो तो ही मैक लो और परचेज़ कर सकते हो, वरना आप रहोगे, क्योंकि मैक के भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम हो जाते हैं. उतने में आपको विंडोज़ लैपटॉप बेटर परफॉर्मेंस का मिल जाएगा. फिर मैं सेकंड ईयर से स्टार्ट करता लाइक वीडियो एडिटिंग, और मैं कोशिश करता लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ तो मैं एक एजेंसी बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ. सेकंड ईयर पूरा मनी बिल्डिंग पे. सेकंड ईयर के एंड तक मैं लाइक जो सेमेस्टर होता अगले सेमेस्टर में स्टार्ट करता लाइक डेवलपमेंट. फिर मैं स्विच करता कि कोडिंग में कैसे बिल्ड करो रैपो. थर्ड ईयर के स्टार्टिंग होते ही फिर मैं जाता, अब मेरे पास पैसे हैं, आई स्टार्टेड गिविंग माई टाइम ऑन कि कैसी जो ड्रेस होता है ना अटायर बिल्डिंग में, अटायर बिल्डिंग हो गया. फिर मैं देता कि मैं सोशल डायनेमिक्स को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ. उसके लिए जितना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, उनमें जा सको, क्योंकि सेमिनार्स बहुत महंगे होते हैं. बड़े जो PDs के बड़े हेड्स हैं वो सेमिनार्स में अटेंड करना चाहता है, क्योंकि उसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाया जाता है. नो रिस्क नो रिवॉर्ड, उसमें रिस्क होते हैं. ओके, कि लाइक ये एक सर थे PDs वाले, वो कहते थे कि लास्ट सेशन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे मैं आग पे चलवाता हूँ, तो उन्हें आता है कैसे काम करो और कुछ नहीं होगा. तो वो एक्सपीरियंस मैं करना चाहता हूँ. अब वो थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, अगर पैसे होते हैं तो मैं उन सब चीज़ों में जाता. उसके बाद लाइक 4th ईयर बिल्ड होने के बाद लाइक मैं 3rd ईयर का एंड हो गया तो 4th ईयर में मैं स्टार्ट करता DSA, क्योंकि लॉजिकल बिल्डिंग. अब मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, तो बस मैं नाम कर दिया DSA. तो फर्स्ट ईयर डिजिटल मार्केटिंग वीडियो एडिटिंग, दूसरे में एजेंसी एंड पैसा, तीसरे में लाइक सोशल डायनेमिक्स एंड डेवलपमेंट, एंड 4th ईयर में जा करके लाइक अटायर पर्सनैलिटी हेल्थ. डेट्स इट. So I think आपके क्वेश्चन के उन्होंने काफी अच्छे से आंसर दिया कि how a ideal engineering life would look like, और he would obviously would like to transfer. मैंने my main thing was कि I definitely don't want to be ideal right now. I didn't neither want to have my ideal life, but obviously there are some things that could be improved. But he signified them very well. The typical things of growth that would have been taken better in terms of like say professional life. So that would I would like to change. I am kind of very satisfied in terms कि अभी मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, because I would have done better. Then no doubt. Like अगर मुझे कहीं भी पता लग रहा था कि यहाँ पे मैं पिस रहा हूँ, फिर मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मेरे को टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा, तो it would have been better अगर मैं बहुत जल्दी सीख लेता.
तो दैट इज अ थिंग कि आई विश आई कुड हैव डन, बट आई डोंट विश कि वो कभी होता ही ना और मेरे को सीधा आ जाता, बिकॉज द लॉन्ग स्ट्रेच मेड मी रियली अनकंफर्टेबल फ्रॉम माई कोर कि आई लाइक जस्ट स्विच फ्रॉम दैट कि ओके आई कैन नॉट डू दिस एनीमोर एंड आई नीड टू चेंज माई लाइफ स्टाइल. तो देयर वर लाइक वेरी वेरी इंस्टेंसेस जहाँ पे काफ़ी चीज़ें काफ़ी अलग अलग इंस्टेंस पे जो है वो चेंज हुई, एंड दैट मेड मी हु आई एम टुडे. So with this, we have come to the end of the podcast. Thank you so much to both of you for taking out your time. We really, really do appreciate it, sir. Thanks a lot. It We was- felt very comfortable and welcoming with you. Thank you. I like the part where I got to introspect myself and my life. That okay, what decisions have I been making and what I would like to change, and I'm happy that I don't want to change anything that I am having right now. Yeah. So same feeling here also. Thank you, sir. In the last, I would like to say like ड्रेसिंग सेंस काफ़ी सही है और स्माइलिंग है ना वो काफ़ी अच्छा, लाइक काफ़ी बंदों को आप कंफर्टेबल कर सकते हो रैदर देन नर्वस. ये थोड़ा प्रोफेशनल सिचुएशन आता है ना, कीप योर स्माइल एज इट इज़. ओके Thank you, sir. काफ़ी ज़्यादा